जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि मियाओ लिनार के फादर ने बादशाह से बेट लगाई होती है। ये खबर पूरे सिलेस्टियल सिटी में फैल गई होती है। सारे डिसाइपल उनकी शॉप की ओर भागकर जा रहे होते हैं और उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। डिसाइपल कह रहे होते हैं कि जो प्रोफाउंड ग्रेड मास्टर हैं वो एक रेयर डेमोन्स्ट्रेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। अगर हम लेट हो गए तो फिर हम ये नहीं देख पाएंगे। शॉप के बाहर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई होती है। तो फिर चेन शोंग बाईचुन से बोल रहा होता है कि बाई हाओ अब तुम बिल्कुल फिनिश हो। अब यहाँ पर पेट्रियार्क मियाओ हाओ जस्टिस सर्व करेंगे। चलो देखते हैं कि तुम और कितनी देर तक एरोगेंट रह सकते हो। इसके बाद डिसाइपल आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो किस पे अपनी बेट लगा रहे हैं। अनाउंसमेंट की जा रही होती है कि आज 2 पीक प्रोफाउंड ग्रेट सोल रिफाइनर्स का फेस ऑफ है। यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर्चून बनाने की, और अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक ही बार आती है। सारे डिसाइपल ज्यादातर पेट्रियार्क पे बेट लगा रहे होते हैं। पेट्रियार्क बाईचुन से बोल रहे होते हैं कि हम दोनों ही प्रोफाउंड ग्रेट रिफाइनर्स हैं। चलो पहले हमारी बेस लाइन के लिए 14 कलर फायर का इस्तेमाल किया जाए। जो भी हाईएस्ट ग्रेड की फायर को 1 घंटे में रिफाइन कर पाएगा वही इस कंपटीशन का विनर होगा। ये बोलकर वो अपना टावर निकाल लेते हैं वेंजफुल सोल्स का। बाईचुन भी बोलता है कि मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, और ये बोलकर वो भी अपना वेंजफुल सोल का टावर निकाल लेता है। फिर उनका कंपटीशन स्टार्ट होता है। वो दोनों वेंजफुल सोल का इस्तेमाल करके फायर को रिफाइन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पास में मियाओ लिनार खड़ी होती है और बोल रही होती है कि तुम सारे चिंता मत करो, मेरे फादर पहले से ही हाफ स्टेज 17 कलर फ्लेम पर पहुंच चुके हैं। किसी ऐसे पर्सन से डील करना जो कि सिर्फ प्रोफाउंड ग्रेड तक पहुंचा है, ये बिल्कुल आसान होगा उनके लिए। तभी पेट्रियार्क ने अपनी फायर को बढ़ा दिया होता है। ये देखकर बाईचुन अपने मन में बोल रहा होता है कि पहले एंगेजमेंट के लिए मैं अपने आप को थोड़ा सा रोकूंगा और आगे बढ़ने से पहले मैं इनकी स्ट्रेंथ को देखूंगा। इस वजह से बाईचुन बड़े ही आराम से अपनी फायर को रिफाइन कर रहा होता है। तभी पेट्रियार्क की फायर बढ़ जाती है। ये देखकर डिसाइपल बोल रहे होते हैं कि ये वाकई में पेट्रियार्क हैं। इन्होंने इतनी आसानी से 16 कलर फ्लेम को रिफाइन कर लिया। और दूसरी ओर रही बाई हाओ की बात, देखने में ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से साफ नजर आ रहा है कि वो अपने आप को फोर्स कर रहा है। ये देखते ही चेन शोंग बोल रहा होता है कि मैं और 300 मिलियन वेंजफुल सोल बेट लगाता हूँ कि बाई हाओ इस कंपटीशन में हारेगा। उसके साथ में जाओ होंग भी बेट लगाता है कि वो भी 5 मिलियन वेंजफुल सोल बेट पर लगाएगा। और आखिर में लिटिल वुल्फ लगाता है 100 मिलियन वेंजफुल सोल। ये सुनते ही बाईचुन मुस्कुराता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें ऐसी बेट लगानी है, जितनी ज्यादा तुम बेट लगाओगे उतनी ही बुरी तुम्हारी हार भी होगी। चलो इसमें थोड़ा और ड्रामा ऐड किया जाए। ये बोलकर वो थोड़ी एक्टिंग स्टार्ट करता है और वो भी 16 कलर फ्लेम को रिफाइन कर लेता है। पेट्रियार्क बाईचुन की ओर देखते और कह रहे होते हैं कि इसने 16 कलर फ्लेम को रिफाइन तो कर लिया है, लेकिन इसकी करंट कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक लकी फ्लूक है। 17 कलर फायर को रिफाइन करने के लिए करीबन 1 डिकेड का डेडिकेटेड कल्टीवेशन लगता है, और अभी देखा जाए तो फिर मुझे हाफ स्टेज की एडवांटेज है। ये बोलकर वो और भी ज्यादा वेंजफुल सोल को एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं। सारे डिसाइपल बाईचुन की ओर देखकर बोल रहे होते हैं कि वाकई में एक नौसिखिया है। इसकी इतनी हिम्मत कि इसने पेट्रियार्क मियाओ हाओ को कम्पीट करने की कोशिश की। ये तो बस अपनी मौत को ही ढूंढ रहा है। तभी अचानक से जो बाईचुन की फायर होती है उसकी सारी फ्लेम स्कैटर होने लग जाती हैं। ये देखते ही पेट्रियार्क बोल रहे होते हैं कि वाकई में जो इसने पहले किया था वो एक फ्लूक था। अब ये बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है इस सबको। डिसाइपल बोल रहे होते हैं कि एंशिएंट टाइम से फ्लेम के डिस्पर्स्ड होने के बाद कोई भी इसे रिकंसोलिडेट नहीं कर पाया है आज तक। जाओ होंग बोल रहा होता है कि भले ये कितना भी ट्राई कर ले, ये सिर्फ इसकी एक डाइंग स्ट्रगल है। पेट्रियार्क के पेशेंस का सबर टूट रहा होता है और बोल रहे होते हैं कि तुम अभी भी हार नहीं मान रहे हो, अब मैं तुम्हें बिल्कुल एब्सोल्यूट कन्विक्शन से हराऊंगा। ये बोलकर वो अपने रिफाइन करने की स्पीड को बढ़ा देते हैं। बाईचुन मुस्कुराकर बोल रहा होता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये अभी भी अनसर्टेन है। एक दिन पहले जब बाईचुन ने शॉप खोली होती है तो फिर बाई हाओ ने उसे अपनी एक डायरी दी होती है और उसे बताया होता है कि इस डायरी में मेरा इम्प्रूव 17 कलर फ्लेम फॉर्मूला है। ये मेथड सारे ट्रेडिशनल फ्लेम रिफाइनमेंट टेक्निक को ओवरटर्न कर सकता है। ये स्पेशल भी है और बहुत ज्यादा रिस्की भी है, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। इस मेथड में जब मल्टी कलर फ्लेम फायर स्टेट की सी में तब्दील हो जाए, उसमें तुम और कलर ऐड करके तभी इसे अच्छे तरीके से कंसोलिडेट कर पाओगे। पहले तुम्हें इसे ब्रेक करना फिर इसे बाद में स्टैब्लिश करना है। अचानक से बाईचुन सारी फ्लेम को कंसोलिडेट करता है और उसकी फायर ऊपर की ओर चली जाती है। ये देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि बाई हाओ क्या करने की कोशिश कर रहा है। डिसाइपल बाईचुन से बोल रहे होते हैं कि तुम रुक जाओ, अब ये फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और ये लगता है ऐसा कि ये एक्सप्लोड हो जाएगी। लेकिन जो बाई हाओ होता है वो बोल रहा होता है कि मैं अपने मास्टर पर बिलीव करता हूँ, वो अचीव कर लेंगे इसे। पेट्रियार्क मुस्कुराकर कह रहे होते हैं उस फ्लेम का ऑरा इतना पावरफुल होता है कि पेट्रियार्क की फायर डिसेपर हो जाती है, वो नीचे गिर जाते हैं और उन सारे डिसाइपल को अपने आप को शीट से बचाना पड़ रहा होता है उस फ्लेम की वजह से। डिसाइपल सरप्राइज होकर बोल रहे होते हैं कि ये वाकई में 17 कलर फ्लेम है। शुरुआत में फेल होने के बावजूद भी इसने आराम से इसे अचीव कर लिया। इसका मतलब जो पहले हुआ था वो कोई फेलियर नहीं था, लेकिन वो कोई ऐसा फ्लेम रिफाइनिंग मेथड था जो कि पास्ट और प्रेजेंट को ट्रांससेंड कर चुका है। पेट्रियार्क शॉक में उतर कह रहे होते हैं कि मैं डिकेड से प्रोफाउंड ग्रेड रिफाइनर हूँ और मैं बड़ी ही मुश्किल से हाफ स्टेप 17 कलर फ्लेम तक पहुंच पाया हूँ। इसने इतनी आसानी से कैसे इसे अकम्प्लिश कर लिया। तभी सारे डिसाइपल ऊपर की ओर देखते और बोल रहे होते हैं कि तुम सारे ध्यान से देखो, अभी भी बाई हाओ फायर को कंसोलिडेट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो अभी भी रिफाइन करना कंटिन्यू कर रहा है। बाईचुन चिल्लाकर बोल रहा होता है कि यह भी काफी नहीं है, मुझे और भी ज्यादा वेंचफुल सोल चाहिए। सारे लोग शॉक में उतर बोल रहे होते हैं बाई हाओ को क्या हो गया, ऐसा लग रहा है कि वो कल्टीवेशन डेविएशन में एंटर कर चुका है।
पेट्रियार्क शॉक में कह रहे होते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ये तो परफेक्ट फ्यूजन है ह्यूमन और फ्लेम का। ये सारे सोल रिफाइनर का अल्टीमेट गोल होता है उनके लाइफ टाइम में, और इसने इतनी आसानी से इसे अचीव कर लिया है। ये फायर फ्यूजन रियलार्म है। इस रियलार्म का यूज करके ये अटेम्प्ट कर रहा है कि ये 18 कलर फ्लेम तक पहुंच जाए। अगर ये ऐसा करने में कामयाब हो गया तो फिर हमारी पूरी डायनेस्टी में ये चौथा अर्थ ग्रेट सोल कल्टीवेटर होगा। तभी बाइजन चिल्लाकर बोलता है 18 कलर फायर अपीयर हो। वहीं दूर जाओ जिमो खड़ी होती है और ये सब देख रही होती है। जाओ जिमो कह रही होती है कि वाकई में बाय हाओ में कुछ स्किल है, मेरी यहाँ पर जो ट्रिप थी वो वेस्ट हो गई है। कुछ ही देर में बाजन 18 कलर फायर को रिफाइन करने में कामयाब हो जाता है। डिसाइपल शॉक में उतर कह रहे होते हैं कि भले ही इसका गोल नहीं था फ्लेम सीड को कंसोलिडेट करना, लेकिन ये ऑलरेडी हाफ स्टेप अर्थ ग्रेड पे पहुंच गया है। वहीं पास में एक और कल्टीवेटर होता है और ये सब देखकर बोल रहा होता है कि जितना मैंने सोचा था ये लड़का उससे ज्यादा ट्रबलसम है। अब बाजन आराम से नीचे आता है और सारे डिसाइपल उसका नाम ले रहे होते हैं और साथ में म्याओ फैमिली अपनी बेट को ऑनर करेंगे। म्याओ लेनर भागकर अपने फादर के पास जा रही होती है, तभी उसके फादर उसे रोकते हैं। जो बेट लगाई थी वो बेट अभी भी कायम है और जो भी कागजात थे मेरी शॉप के वो सारे तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे बाय हाओ। ये बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। बाय हाओ भागकर बाजन के पास जाता और बोल रहा होता है कि मास्टर हमने एरेना और बेट के साथ दोनों ही फॉर्चून बना ली हैं। चैन शंग चुपचाप वहां से जा रहा होता है, तभी बाजन उसे पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि तुम्हारा 300 मिलियन वेंचफुल सोल का डेप्ट है और साथ ही पुराना भी गैम्बलिंग डेप्ट है, वो अभी तक सेटल नहीं हुआ है और तुम यहाँ से जाने के बारे में सोच रहे हो। तभी चेंशुंग फैमिली के एल्डर आते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि तुम यहीं पर रुक जाओ, मुझे हमारे फैमिली हेड ने भेजा है यहाँ पर अकाउंट को सेटल करने के लिए। जो भी डेप्ट था हमारे यंग मास्टर पे वो सारा यहाँ पर आ चुका है, तुम इन सारे बॉक्सेस में काउंट कर सकते हो वेंचफुल सोल को। बाय शजन बॉक्स की ओर देखता और कह रहा होता है कि चेन त्यांगोंग इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुझे गिनने की कोई भी जरूरत नहीं है। और रही चेंशुंग तुम्हारी बात, तो फिर तुम जाके उन दोनों को बता देना कि उनका डेप्ट भी बाकी है और वो प्यार से यहाँ पर डिलीवर कर जाएं। ये बोलकर वो उसे वहां से भेज देता है। उसके जाने के बाद वहां पर बहुत सारे कल्टीवेटर डिसेबल की भीड़ लग जाती है और वो सारे रिफाइन किए वेपन की डिमांड कर रहे होते हैं। वहीं पास के टावर पे जाओ जिमो खड़ी होती और बोल रही होती है कि ये राउंड जीतने का मतलब है कि और भी ज्यादा लोग इसको चैलेंज करने के लिए आएंगे फ्यूचर में। वाकई में ये एक फूल है। अचानक से बाजन को कुछ फील होता है, फिर वो टावर की ओर देखता है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता है। अगले दिन बाजन अपनी शॉप के बाहर बड़े आराम से लेटा होता है, उसका बिजनेस बहुत ही तेजी से चल रहा होता है। अचानक से आसमान में एक लाइट डैजलिंग होती है, सारे लोग बोल रहे होते हैं कि वहां से कौन आ रहा है। फिर वो ध्यान से देखते हैं और वो होती है होली मेडन यानी कि चेन मेन्याओ। चेन मेन्याओ बाजन के पास जाती है। बाजन पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। चेन मेन्याओ कह रही होती है मैंने सुना है कि तुम हाफ स्टेप अर्थ ग्रेड तक पहुंच गए हो, साथ ही में तुम्हारा बिजनेस भी बूम कर रहा है, इस वजह से मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। बाजन बोल रहा होता है कि तुम इतनी प्रेशियस और नोबल होली मेडन हो, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे एक्सपीरियंस होगा। चेन मेन्याओ कह रही होती है कि मुझे कैसे एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्या तुम भूल गए हो कि पहले भी हम दोनों ने। तभी बाजन उसका मुंह पकड़ लेता है और उसे बोलने नहीं देता है। ये सुनने के बाद जितने भी डिसेबल कल्टीवेटर वहां पर होते हैं वो सारे चौकन्ना हो जाते हैं और ध्यान से उन दोनों की बातें सुनने लग जाते हैं। डिसेबल कह रहे होते हैं कि होली मेडन हमेशा अक्सर सेक्लूजन में रहती हैं, लेकिन वो फिर भी लगातार मास्टर बाई के लिए यहाँ पर आती रहती हैं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का पास्ट में रिलेशनशिप था। बाय हाउस शौक में तो बोल रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मास्टर की वाइफ है जिन पे मास्टर का दिल फिदा है। तभी वहां पर एक और लड़की की एंट्री होती है और वो बोल रही होती है कि चेन मेन्याओ ये सब तुम क्या कर रही हो। और वो लड़की होती है स्पिरिट लेन किंग की प्रिंसेस शूशान। शूशान बोल रही होती है कि तुम अपना मुंह दूर रखो बाय हाउस से। बाय जन उसे देखकर चिल्लाकर बोल रहा होता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। तभी शूशान याद करती है कि यहाँ पर आने से पहले उसके अपने फादर से बात हो रही होती है। उसके पहुंचने के बाद उसका हाथ पकड़ती है और अपनी चेस्ट को उसके हाथ पे स्क्वीज कर रही होती है। बाय जन पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शूशान बोल रही होती है क्या तुम्हें वाकई में नहीं पता, मैं यहाँ पर तुम्हारे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। और वो अपने साथ में बहुत सारी वेंचफुल सोल और ट्रेजर भी लाई होती है। सारे कल्टीवेटर शॉक में होते और कह रहे होते हैं कि प्रिंसेस शूशान भी मास्टर बाई को पसंद करती है। फिर दोबारा बाय हो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और कह रहा होता है क्या ये लेडी भी मास्टर की वाइफ है। उसी टाइम एक और लेडी की एंट्री होती है और वो होती है जाओ जिमो। जाओ जिमो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और बोल रही होती है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ये सारे तुम्हारे ऊपर भूखे भेड़िए की तरह झपट्टा मार रही हैं। बाजन शॉक में होता है और कह रहा होता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। जाओ जिमो शॉप में जाकर अंदर बैठती है और बोल रही होती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें सिखाने आई हूँ कि मेल वर्च्यू क्या होता है और उसे कैसे मेंटेन करते हैं। और क्या तुम दोनों को कभी किसी ने सिखाया नहीं है कि जो बी थ्रोट मैन होता है उसे हमेशा दूसरे वुमन से दूर रहना चाहिए, इतनी तो अवेयरनेस होनी चाहिए उसके पास। ये बोलकर वो बाजन के ऊपर एक स्क्रॉल फेंक देती है। बाजन स्क्रॉल को ध्यान से देखता है और वो चौंक जाता है। उसमें कई सारी ऐसी पिक्चर होती हैं उसकी शूशान और चेन मेन्याओ के साथ जो कि थोड़ी इंटीमेट होती हैं। शूशान पिक्चर को देखकर बोल रही होती है कि मैं इतनी छोटी नहीं हूँ। चेन मेन्याओ पिक्चर को देखकर बोल रही होती है कि मुझे इसमें फैट ड्रॉ किया है। बाजन बोल रहा होता है क्या तुम दोनों मेन पॉइंट पे फोकस कर सकती हो, जो भी इस सब में लिखा है वो सारी झूठ बातें हैं। ये बोलकर वो स्क्रॉल को बाहर फेंक देता है। बाय हाउस स्क्रॉल को पकड़ता है और वो सारे कल्टीवेटर स्क्रॉल को देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इसमें वाकई में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। बाय हाउस कह रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तीनों ही मास्टर की वाइफ हैं।
चेन मेन्याओ जाओ जिमो से बोल रही होती है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड हैं। शूशान बाय चाचन का हाथ पकड़ते और चेन मेन्याओ से कह रही होती है कि तुम करने की हिम्मत रख रही हो लेकिन एडमिट करने की हिम्मत नहीं रख रही हो। अगर तुम इसकी फ्रेंड हो तो फिर मैं इसकी सोन सिस्टर हूँ। जाओ जिमो कह रही होती है कि तुम अपने आप को किसी मैन की ओर फेंक रही हो, वाकई में तुम्हारा करेक्टर कुछ और है प्रिंसेस। चेन मेन्याओ भी गुस्से में आती है और बोल रही होती है क्या तुम फाइट करना चाहती हो। शूशान भी कह रही होती है कि अगर फाइट की बात है तो फिर मैं भी नहीं डरूंगी। बाय चाचन बड़े ही परेशानी में होता है, फिर वो चुपचाप बाहर निकलता है और बाय हाउ के पास जाकर बोल रहा होता है कि जो मेरा पास का एक्सपीरियंस है। बाय हाउ पूछ रहा होता है कि मास्टर आप बाहर कब आए। बाय चाचन बोल रहा होता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो नाइटमेयर है वो दोबारा रिपीट हो रहा है। इधर शॉप के अंदर जाओ जिमोस कह रही होती है कि सबको पता है प्रिंसेस शूशान तुम एक स्पॉइल्ड चाइल्ड हो और तुम यहाँ पर डेलिकेट और क्यूट बनने की कोशिश कर रही हो। ये सुनकर प्रिंसेस शूशान भी कर्स वर्ड का इस्तेमाल कर रही होती है और बोल रही होती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे क्रिटिसाइज करने की। इधर बायशन बता रहा होता है कि पहले तो ये अपने एडवांटेजेस का यूज करके एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश करेंगी। ये कॉम्पिटिशन तुम्हें बाहर से सिर्फ काम लग रहा होगा लेकिन अंदर से बहुत सारी वेव उठ चुकी हैं और बहुत वुमन को मेरे लिए क्रेजी होते हुए देखा है और साथ ही में वहाँ पर जो मेरी प्रेजेंस है उसे और भी ज्यादा बुरा बनाती है। मुझे ये सब छोड़ के जाने से ही यहाँ सब भलाई होगी। ये सब बोलकर वो अपना सामान उठाता है और वहाँ से जा रहा होता है। तभी चेन मेन्याओ उसे रोक लेती है। बायशन पूछ रहा होता है कि तुम बाहर कब आई। तभी उन दोनों के बीच में से एक स्पेयर गुजरता है और जाके दीवार से टकरा जाता है। बायशन भागकर स्पेयर के पास जाता है और बोल रहा होता है कि मैंने हाफ मंथ लगाया था इसे रिफाइन करने में। फिर वो पीछे की ओर मुड़ता है और देखता है कि वहाँ पर कई और भी वेपन आ रहे होते हैं उसकी ओर। फिर वो बाय हाउ की हेल्प से उन सारे वेपन को पकड़ता है जैसे तैसे, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी जो वेपन होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये सब देखकर बायशन बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और बोल रहा होता है कि बहुत हो गया है। ये कहकर वो जाओ जिमो और शूशान की ओर जा रहा होता है। जैसे ही वो उन दोनों के पास पहुंचता है तभी जाओ जिमो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और बायशन नील डाउन हो जाता है। कल्टीवेटर चौंक गए और कह रहे होते हैं कि जो ये एपोलोजेटिक गेस्चर है वो बहुत ज्यादा स्मूथ है। बायशन अपने अपने में बोल रहा होता है कि इस वुमन ने मुझे मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा है, फिर भी मुझे आखिरी तक सख्त रहना होगा। ये बोलकर वो शूशान से पूछ रहा होता है कि तुम्हें मेरे में क्या चीज पसंद आई है। शूशान शर्माते हुए बोल रहे होते हैं कि इतने सारे लोग यहाँ पर हैं, ये मेरे लिए एम्बैरेसिंग है, मैं कैसे बताऊं कि मुझे क्या पसंद है। तभी बायशन कहता है कि तुम्हें जो भी पसंद है मैं उसे चेंज कर लूंगा। ये सुनते ही शूशान बायशन को हक करते हुए बोल रही होती है कि मुझे ये पसंद है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। बायशन चिल्लाकर बोल रहा होता है कि प्लीज तुम सारे यहाँ से चले जाओ। वहीं पास में मियाओ लिनार ये सब देख रही होती है, फिर मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। अगले दिन पूरी सिटी में एक खबर फैल जाती है। डिसेबल आपस में बात कर रहे होते हैं कि जो प्रिंसेस शूशान है और फेरी डस्ट यानी कि जाओ जिमो है वो आज दोबारा मास्टर बाई की जगह पर गई थी। डायनेस्टी की जो तीनों होली मैडन है वो अपने आप को थ्रो कर रही है उस बाई हाउ की ओर। ये किसी मैन की लाइफ का पीक है। लेकिन हमने तो सुना था कि जो जाओ जिमो है वो पहले इस एंगेजमेंट से अनहैप्पी थी। तभी दूसरा कल्टीवेटर कहता है कि वो पहले था लेकिन जो अब मास्टर बाई हाउ है अब पूरी डायनेस्टी का एक ट्रेजर है। इतना पावरफुल कल्टीवेटर कौन सी वुमन होगी जो उसे पसंद नहीं करेगी। वहीं पास से प्रिंस गोंग सुनी गुजर रहा होता है। ये सब सुनकर वो वापस जा रहा होता है तो फिर जो सर्वेंट होता है उससे पूछ रहा होता है कि मास्टर अभी तो आप साइकोलॉजी से बाहर आए थे, अब आप कहाँ जा रहे हो। गोंग सुनी बोल रहा होता है कि मैंने ट्रेनिंग पूरी नहीं की है, इस वजह से मैं दोबारा ट्रेन करने जा रहा हूँ। दूसरी ओर एक रेस्टोरेंट में बहुत सारे कल्टीवेटर इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर उनके साथ में जाओ होंग, लिटिल वुल्फ, मियाओ लिनार और चेन शोंग भी होते हैं। उनमें से एक डिसाइपल बोल रहा होता है कि जो होली मेडन है वो प्योर और नोबल है, वो हमारी डायनेस्टी की सैक्रेड इनवॉलिटी को रिप्रेजेंट करती है। अब वो इस कैंडस अफेयर में कॉट अप हो गई है। इसके बावजूद भी ग्रैंड सेलेस्टर मास्टर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ये सिर्फ इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि बाय हाउ हाफ स्टेप अर्थ ग्रेड सोल रिफाइनर है। तभी दूसरा डिसाइपल बोल रहा होता है कि ये सिचुएशन इस वजह से उठ रही है क्योंकि बाय हाउ को कोई भी मैच नहीं कर सकता है। अभी जो रिसेंट का सोल वेसल ट्रायल हुआ था उसमें प्रिंसेस शूशान और होली मैडन ने प्रिंस गोंग सुनी और जाओ होंग को भाव तक नहीं दिया था। वो दोनों ऑलरेडी बाय हाउ से प्यार करने लग गई हैं। तभी एक कल्टीवेटर कह रहा होता है कि ये सब झूठ बातें हैं, बाय हाउ ने कुछ ट्रिक इस्तेमाल करी है ये सब करने के लिए। मैंने तो ये तक सुना है कि उसने जायंट गोस्ट सिटी में किसी और पर्सन की वाइफ को भी चुरा लिया था। इसी वजह से जो हेवनली होली मैडन है वो उसकी इवल हार्ट को नहीं देख पा रही हैं। ये सब सुनने के बाद मियाओ लिनार खड़ी होती है और जाओ होंग के पास जाकर बोल रही होती है कि तुम्हारे जैसे अच्छा लड़का यहाँ पर बैठा है जिन्हें कि यहाँ पर शाइन करना चाहिए, लेकिन उस विशियस पर्सन की वजह से तुम सारे यहाँ पर ऑब्स्टिक्यूट ऑपरेस होकर बैठे हुए हो। मुझे तुम सारे हीरो सिर्फ डेथ में ही खत्म होगी। चलो सारे अपने एक साथ हाथ मिलाते हैं और उसको एलिमिनेट करते हैं इस सिटी से। सारे कल्टीवेटर खड़े होते हैं और वो सारे इस नारा लगा रहे होते हैं कि वो बाय हाउ को एलिमिनेट करेंगे। वहीं पास में वही कल्टीवेटर बैठा होता है जो कि बाय हाउ को रिफाइन करते हुए देख रहा होता है फायर कंपटीशन के दौरान। कल्टीवेटर कह रहा होता है कि बाय हाउ जो भी तुम अब सांस लेने वाले हो वो तुम्हें ग्रांट करी जा रही है ऐसा काउंटडाउन। जाओ होंग, लिटिल वुल्फ और चैंग शोंग अपने कुछ कल्टीवेटर के साथ बाय चाचन की शॉप को देख रहे होते हैं दूर। मुझे फोर्स किया है और ये बोलकर वो भी अपनी फायर से अटैक कर देता है। जाहोंग बोल रहा होता है कि भले तुम्हारे हाथ में वो फायर का सीड है लेकिन इसके बावजूद भी ऑड्स के अगेंस्ट फाइट करना काफी मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। बाय हाउ तुम्हें सिर्फ अपनी डेथ को एक्सेप्ट करना है। ये बोलकर वो भी अपने मूव का इस्तेमाल करता है, उसका नाम होता है हेवन क्लेविंग आर्ट। और दूसरी साइड से लिटिल वुल्फ इस्तेमाल करता है स्पिरिट वुल्फ डिवोर्स मून। बायजन भी उनके मूव को काउंटर करने के लिए अपनी फायर की पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है और वह उनके मूव को काउंटर करने में कामयाब होता है। इसके बाद बायजन वहां से दूर जाने की कोशिश कर रहा होता है, वो सारे उसका पीछा कर रहे होते और लगातार अटैक भी कर रहे होते हैं। जाहोंग बोल रहा होता है कि अब बाय हाउ के पास फायर सीट नहीं है, सारे लोग एक साथ अटैक करो और उसे मार डालो।
बाज उन सबके अटैक से बच रहा होता है। फिर वो अपना जेट पेंडेंट बाहर निकालता है और उसके थ्रू जायंट गोस्ट किंग से बात करने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है कि जायंट गोस्ट किंग तुम मुझे वाकई में प्रोटेक्ट कर सकते हो। जायंट गोस्ट किंग रिप्लाई करते हैं और वो कह रहे होते हैं कि बाय हाउ तुम मेरे सन इन लॉ हो, अगर सिचुएशन ज्यादा नहीं बिगड़ी तो फिर समय आने पर मैं तुम्हें बैकअप करूंगा। ये सुनकर बाज पेंडेंट को रखता है। फिर वो देखता है कि लिटिल वुल्फ उसे अटैक कर रहा होता है। उससे बचने के लिए वो अपना एटर्नल अम्ब्रेला बाहर निकाल लेता है और कह रहा होता है कि जायंट गोस्ट किंग अब तुमने मुझे अपनी जुबान दे दी है तो फिर मैं होल्ड बैक नहीं करूंगा अब। ये बोलकर वो लिटिल वुल्फ पे लगातार अटैक करता है और उसकी वाइटलिटी को ऑब्जॉर्व कर लेता है। वाइटलिटी ऑब्जॉर्व हो जाने के बाद लिटिल वुल्फ जमीन पे नीचे गिर जाता है। फिर वहां पर जाओ होंग और चेन शोंग भी पहुंच जाते हैं अपने सारे कल्टीवेटर के साथ। जाओ होंग बोल रहा होता है कि बाय हाउ तुमने हमारे लोगों को हर्ट करने की कोशिश की है, नोबल फैमिलीज तुम्हें नहीं जाने देंगी। बाज बोल रहा होता है इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं तुम्हें हर्ट करूं या फिर नहीं, मैं कुछ भी करूंगा तुम बहुत सारे रीजन ढूंढ लोगे मुझे जज करने के लिए। सारे कल्टीवेटर एक साथ मिलकर बाज शोषण पर अटैक करने जा रहे होते हैं। बाज शोषण एक एक करके सारे कल्टीवेटर को पकड़ता है और उनकी वाइटलिटी अब्जॉर्ब करता जा रहा होता है। धीरे धीरे करके कल्टीवेटर बेहोश होते जा रहे होते हैं। बाज शोषण बोल रहा होता है कि तुम सारे एक साथ आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर मैं आज मारा भी गया तो फिर मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम सबको अपने साथ हेल लेकर जाऊंगा। जाओ होंग और चेनशोंग ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर कल्टीवेटर बेहोश हो गए होते हैं। जाओ होंग कह रहा होता है कि दोबारा से ये उसी टेक्निक का यूज़ कर रहा है, लाइफ ड्रेनिंग टेक्निक का। चेनशोंग बोल रहा होता है कुछ तो गड़बड़ है, इतनी देर तक फाइट करने के बाद भी ये कमज़ोर नहीं पड़ रहा है, इसके बावजूद ये लगातार स्ट्रांग होता जा रहा है। उसकी फायर रिफाइनमेंट भी अनमैच्ड है, यहाँ तक कि उसकी टेक्निक में कोई भी वीकनेस नहीं है। हम उसे कैसे हराएंगे, क्यों ना हम पहले रिट्रीट कर लें। जाहोंग मना करता है और कह रहा होता है कि हम पहले से ही बहुत लोगों को खो चुके हैं, अगर हमने इसे नहीं मारा तो फिर हमें उन सारी फैमिली को जवाब देना होगा। इसके बाद बाज शोषण जाहोंग की ओर बढ़ रहा होता है उस पर अटैक करने के लिए। जाहोंग बोल रहा होता है कि अभी तक वो फॉर्मेशन रेडी नहीं हुई है। जाहोंग के पीछे एक पर्सन खड़ा था और उसके पास एक फॉर्मेशन का कंपास होता है और जैसे ही बाज शोषण जाहोंग के करीब आता है तभी वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और इस फॉर्मेशन की ऑरा की वजह से बाज शोषण जमीन पे नीचे गिर जाता है। बाज शोषण खड़ा होता है और वो देखता है कि उसके चारों ओर फॉर्मेशन होते हैं, उसमें कई सारी लेयर्स भी होती हैं। जिस पर्सन ने ये फॉर्मेशन सेटअप करी होती है वो सबसे बोल रहा होता है कल्टीवेटर आप सब जल्दी आकर यहाँ पर आओ और कंपास की गाइडेंस को फॉलो करो, सबको अपनी अपनी पोजीशन लेनी है। ये सुनते ही सारे कल्टीवेटर फॉर्मेशन के पास पहुंच जाते हैं और वो एक एक करके अपनी पोजीशन ले लेते हैं। फॉर्मेशन के पूरी तरीके से सेटअप हो जाने के बाद जितने भी कल्टीवेटर ने उनका साथ दिया होता है वो सारे अपने सोल से लगातार बाज पर अटैक कर रहे होते हैं। बाज भी उन पर अटैक कर रहा होता है लेकिन उसका अटैक कोई भी काम का नहीं होता है। जाओ होंग खुश होकर बोल रहा होता है वाकई में ये हेल्पर फॉर्मेशन का मास्टर है, बाय हाउ तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी मौत कब हो जाएगी। जो तुम्हें मारना चाहते हैं वो सिर्फ नोबल फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, यहाँ तक कि तुम्हें रॉयल फैमिली भी मारना चाहती है। वहीं दूर से प्रिंस गोंगसनी अपने 2 कल्टीवेटर के साथ ये सब देख रहे होते हैं। प्रिंस गोंगसनी बोल रहा होता है कि जिन लोगों को इंपेरियल मैजेस्टी यूज नहीं कर सकते हैं, जितना वो स्ट्रॉन्गर होंगे उतना ही ज्यादा उन्हें एलिमिनेट करना जरूरी है। बाय हाउ ये 9 हेवन गॉड्स लिंक फॉर्मेशन तुम्हारी आखिरी रेस्टिंग प्लेस होगी। इधर बाज शोषण फॉर्मेशन के अंदर होता है और वो बोल रहा होता है कि ये फॉर्मेशन मेरी लाइफ फोर्स को ड्रेन कर रही है, मैं इसे और ज़्यादा देर तक ये सब नहीं करने दे सकता हूँ। ये बोलकर वो अपनी अशरा बॉडी को सम्मन करता है और उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करता है और उसके साथ में वो माउंटेन शेकिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है लेकिन वो भी उसे ब्रेक नहीं कर पाती है। बाज शोषण बोल रहा होता है कि जो उस फॉर्मेशन का डिफेंस लेवल है वो सेलेस्टियल लेवल तक पहुंच गया है, अब मैं शायद इसे सिर्फ इमॉर्टल बोन से ही ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। ये बोलकर वो अपनी बोन टैंपिंग इस्तेमाल करता है और लगातार उस फॉर्मेशन पे किक मार रहा होता है। जाहोंग खुश होकर बोल रहा होता है कि बाय हाउ तुम बेकार में स्ट्रगल कर रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इस फॉर्मेशन की पावर लगातार बढ़ रही है। जिस कल्टीवेटर ने फॉर्मेशन फॉर्म की होती है वो बोल रहा होता है कुछ ही देर में ये फॉर्मेशन मिड सेलेस्टियल पावर लेवल तक पहुंच जाएगी और उसके बाद सिर्फ तुम्हारी मौत ही होगी। तभी अचानक से जो फॉर्मेशन का कंपास होता है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। ये देखकर कल्टीवेटर चौंक जाता है और बोल रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। फॉर्मेशन के अंदर बाज ने अपनी पूरी बोन्स को टेम्पर कर लिया होता है और उसके बाद वो अपनी सोल बॉडी को समन करने जा रहा होता है। समन हो जाने के बाद जो चेनशोंग होता है वो कह रहा होता है ये ऑरा जो एमिट हो रहा है ये किसी नैनसन सोल कल्टीवेटर का नहीं हो सकता है। जाओंग भी परेशान हो गया तो बोल रहा होता है कि ये नहीं हो सकता, ये दोबारा उसी पंच का यूज करने जा रहा है। बाज बोल रहा होता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या ये फॉर्मेशन वाकई में पावरफुल है या फिर मेरी बोन रियलाम की इमॉर्टल एम्पायर फिस्ट पावरफुल है। ये बोलकर वो अपनी एम्पायर फिस्ट से अटैक कर देता है उस फॉर्मेशन पे और वो सारी लेयर्स को ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है। फिर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पावर का ब्लास्ट होता है। इसे देखकर प्रिंस गोंगसनी बोल रहे होते हैं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये रॉयल सीक्रेट फॉर्मेशन सेलेस्टियल पावर के साथ थी और उसे एक छोटे से नैनसन सोल कल्टीवेटर ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। इधर बाज की भी हालत थोड़ी खराब हो गई होती है। फिर वो खड़ा होता है और देखता है अपने चारों तरफ, वहां पर सारे कल्टीवेटर जमीन पे पड़े होते हैं और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। फिर बाज बढ़ता है चेनशोंग की ओर। चेनशोंग बोल रहा होता है कि बाय हाउ अगर तुमने मुझे टच करने की कोशिश की तो फिर मेरी फैमिली जो कि नोबल है वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। बाज बोल रहा होता है कि मैंने तो प्रिंस को भी टच करने की कोशिश की है, फिर तुम क्या हो उसके सामने। मैं कभी भी कोई ट्रबल नहीं चाहता था लेकिन तुम लगातार मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, अब मुझे तुम ब्लेम मत करो। ये बोलकर वो उसकी वाइटलिटी अब्जॉर्ब करने जा रहा होता है। तभी अचानक से उसके सामने एक शील्ड आ जाती है। तभी वहाँ पर चेन फैमिली, त्यान हाओ और 9 नेदर के एल्डर पहुँच जाते हैं।
ध्यानाओ फैमिली के एल्डर जैसे लिटिल वुल्फ को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बाज उन पर अटैक कर देते हैं। ध्यानाओ फैमिली के एल्डर जैसे लिटिल वुल्फ को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बाज उन पर अटैक कर देते हैं। बाज अपना अम्ब्रेला बाहर निकालता है उस अटैक को काउंटर करने के लिए और वो काउंटर करने में कामयाब होता है। इसके बाद 9 अदर के एल्डर अटैक करते हैं उस पर। बाज जो अटैक को रोक रहा था और कह रहा होता है कि जो ये एटर्नल नाइट अम्ब्रेला है पहले से ही बहुत सारे अटैक ले चुका है, अब ये ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा। और कुछ ही सेकंड बाद वो अम्ब्रेला ब्रेक हो जाता है। इसके बाद जो चैन फैमिली के एल्डर होते हैं सेलेस्टियल चैन चारों ओर देखकर बोल रहे होते हैं कि ये सारे बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं लेकिन कोई भी मरा नहीं है। इतने डेंजरस सिचुएशन में अपनी पावर को प्रिसाइज लेवल तक कंट्रोल करना वाकई में कमाल की बात है। अगर इस पर्सन को हमने एलिमिनेट नहीं किया तो फिर फ्यूचर में बहुत सारी ट्रबल क्रिएट करेगा। ये बोलकर वो भी अटैक करने जा रहे होते और कह रहे होते हैं कि बाय हाउ तुम्हारे एक्शन बहुत ज़्यादा ब्रूटल हैं, इस वजह से मैं तुम्हें आज एग्जीक्यूट करूँगा यहीं पर। इधर से जाओ जिमो भी तेज़ी से वहाँ पर पहुँच रहे होते बोल रहे होते वाकई में ये ट्रबलसम फेलो है लेकिन जो मुझे बिलोंग करता है उसे कोई भी ऐसे बुली नहीं कर सकता है अपने हिसाब से। बाजन के ऊपर एक फॉर्मेशन होती है और वो उससे पुश हो रहा होता है नीचे की ओर। फिर बाजन हल्का सा खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि मैं ही सिर्फ अपनी लाइफ और डेथ को डिसाइड कर सकता हूँ। ये बोलकर वो अपने स्पेयर से अटैक कर देता है जो कि उसे जायंट गोस्ट किंग ने दिया होता है एज अ गिफ्ट। लेकिन फॉर्मेशन की पावर बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से बाजन को नील डाउन होना पड़ जाता है और उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लग जाता है। धीरे धीरे बाजन नीचे की ओर पुश हो रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक और स्पेयर आता है और वो फॉर्मेशन पे जाकर अटैक करने लग जाता है और वो स्पेयर होता है जाओ जिमो का। फिर जाओ जिमो वहाँ पर आती है और वो कह रही होती है कि सेलेस्टियल चैन बाय हाउ मेरी जायंट गोस्ट सिटी का पर्सन है, अगर तुम उसे मार दोगे तो फिर तुम जायंट गोस्ट किंग को डिसरिगार्ड कर रहे हो। सेलेस्टियल चैन बोल रहा होता है कि बाय हाउ ने बहुत सारी डिजास्टर सिचुएशन क्रिएट की हैं, अगर उसे एलिमिनेट नहीं किया गया तो फिर हम पब्लिक आउटरीच को नहीं संभाल पाएंगे। क्या प्रिंसेस वाकई में हेवनली प्रिंसिपल को डिफाई करना चाहती हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए? जाओ जिमो बाजन की ओर देखती है और कह रही होती है कि तुम लोगों ने बिना किसी डिस्कशन के रिजल्ट ले लिया, तुमने ये भी कंसिडर नहीं करा कि क्या गलत है और क्या सही है। इन लोगों ने इसे पहले प्रोवोक किया था, इस वजह से बाय हाउ ने सेल्फ डिफेंस में ये सारे अटैक किए हैं और इन्हें इंजर किया है। दोनों ही साइड की गलती है, क्यों तुम इसे अभी जाने दो। तुम इन सबको बचा रहे हो जबकि इन सब लोगों ने मिलकर इसे बुली करने की कोशिश की, इसके बावजूद भी ये सारे हार गए। सेलेस्टियल चैन कह रहा होता है इसका मतलब ये है कि प्रिंसेस इसे प्रोटेक्ट करना ही चाहती हैं। ये बोलकर सेलेस्टियल चैन अपनी फॉर्मेशन की पावर बढ़ाते हैं और अपनी डोमेन सीक्रेट आर्ट का यूज करते हैं और कह रहे होते हैं कि अगर तुम अभी भी रुक गए तो फिर तुम्हारे पास टाइम है। जाओ जिमो बोल रही होती है कि बाय हाउ की लाइफ सिर्फ मैं ही डिसाइड कर सकती हूँ। सेलेस्टियल चैन गुस्से में कह रहे होते हैं तो फिर तुम में से कोई भी बचकर नहीं जाएगा। फॉर्मेशन की पावर लगातार बढ़ती जा रही होती है। फिर जाओ जिमो बायजॉन की ओर देखती है और उससे पूछ रही होती है कि तुम कैसे हो। बायजॉन मुस्कुराकर बोल रहा होता है कि एवोल्यूशन बिल के साथ मैं होल्ड कर सकता हूँ। ये सुनते ही जाओ जिमो घूर कर बायजॉन की ओर देख रही होती है और बोल रही होती है कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, डिवाइन मार्शल और इमॉर्टल हीरो स्पेयर, दोनों का सेम ही ओरिजिन है। ये दोनों मेरे पेरेंट्स के बीथोडल वेपन्स थे, अगर हमने इन दोनों स्पेयर की पावर को कंबाइन कर लिया तो फिर ये हाफ स्टेप डेमी गॉड को मैच कर सकते हैं। बायजॉन अपनी एवोल्यूशन पिल निकालकर खातर बोल रहा होता है कि तुम्हें और मुझे एक साथ मिलकर फाइट करनी होगी। फिर वो दोनों एक साथ अपनी सोल बॉडी को सम्मन करते हैं और अपनी पावर को एक्यूमुलेट करके दोनों स्पेयर को मर्ज करके अटैक करते हैं उस फॉर्मेशन पे। इधर सेलेस्टियल चैन भी अपनी सोल बॉडी को सम्मन करता है और वो भी अपनी फॉर्मेशन को पुश करने की कोशिश कर रहा होता है। अचानक से वहाँ पर थंडर लाइटनिंग स्टार्ट हो जाती है और एक नई पावर वहाँ पर आती है और जो फॉर्मेशन होती है वो ब्रेक हो जाती है और दोनों के स्पेयर उनके पास चले जाते हैं। बायजॉन को एक पावर ने बाइंड कर लिया होता है। फिर वो सारे ऊपर की ओर देखते हैं और वहाँ पर एक पर्सन आया होता है सेलेस्टियल मास्टर के एडिक्ट लेकर। वो पर्सन बोल रहा होता है कि एम्पेरर मैजेस्टी ने बाय हाउ को सम्मन किया है। जो पर्सन एडिक्ट लेकर आया होता है उसका नाम होता है लॉर्ड हेमिंग। बायजॉन जाओ जिमो से पूछ रहा होता है कि ये पर्सन कौन है, तुम सारे लोग इससे क्यों डर रहे हो इतना। वो सारे लॉर्ड हेमिंग के सामने बो कर रहे होते हैं। जाओ जिमो कह रही होती है कि इसका नाम है हेमिंग और ये ग्रेट सेलेस्टियल मास्टर का सबसे ट्रस्टेड मिनिस्टर है। इसकी अपीयरेंस का मतलब है कि ये ग्रेट सेलेस्टियल मास्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लॉर्ड हेमिंग कह रहे होते हैं कि तुम दोनों के बीच में जो भी ग्रज है उसे सेलेस्टियल मास्टर ही डिसाइड करेंगे। फिर वो बायजॉन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। सेलेस्टियल चैन दोनों एडल्ट से बोल रहे होते हैं कि तुम सारे अपने सारे कल्टिवेटर को लेकर आओ, हम सारे सेलेस्टियल मास्टर के हॉल में जाएंगे और वहीं पर जस्टिस की गुहार लगाएंगे। फिर वो सारे अपने कल्टिवेटर को लेते हैं और सेलेस्टियल मास्टर के पैलेस के बाहर पहुंच जाते हैं। वो सारे कल्टिवेटर को बाहर ही छोड़ देते हैं और तीनों एल्डर बायजॉन, जाओ जिमो और लॉर्ड हेमिंग के साथ अंदर जा रहे होते हैं हॉल के। जाओ जिमो बायजॉन से बोल रही होती है कि जब तुम सेलेस्टियल मास्टर से मिलोगे तो फिर तुम्हें रिस्पेक्टफुल रहना है, तुम्हें कोई भी स्कीम और ट्रिक का यूज नहीं करना है और वो वाले मेथड तो बिल्कुल यूज मत करना जो कि तुम जायंट गोस्ट सिटी में किया करते थे, नहीं तो तुम यहाँ पर बहुत जल्द मारे जाओगे। ग्रेट सेलेस्टियल मास्टर हमारी पूरी डायनेस्टी में सबसे ज्यादा कल्टिवेटेड पर्सन है और वो ही पूरी इंपीरियल सिटी के एक्चुअल रूलर हैं। तुम्हारी लाइफ उन पर ही डिपेंड करती है।
इस वजह से जो मैंने तुम्हें बताया तुम्हें वो बातें याद रखनी है। वो सारे हॉल के एंटर करने के बाद बाय हाउ को आगे की ओर जाने के लिए बोलते हैं। बाय शोजन बिल्कुल डोर के पास खड़ा होता है। फिर डोर ओपन होता है और बाय शोजन तुरंत ही अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वो एक्टिंग स्टार्ट करता है और नी डाउन होकर बोल रहा होता है कि मैं बाय हाउ यहाँ पर आ गया हूँ, अपनी रिस्पेक्ट पे करता हूँ सेलेस्टियल मास्टर को। तभी गुस्से में सेलेस्टियल मास्टर वहाँ पर आते और बोल रहे होते हैं क्या तुम ही बाय हाउ हो। उनके जो प्रेजेंस का ऑरा होता है वो बाहर तक जा रहा होता है। ये सब सुनने के बाद तीनों एल्डर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते हैं ऐसा लग रहा है कि जो सेलेस्टियल मास्टर है वो वाकई में बाय हाउ से बहुत ज्यादा गुस्से में है। ऐसे ही वेट करते करते रात से सुबह हो जाती है। सुबह होते ही वहां पर भागकर चेन मेन्याओ पहुंच जाती है। चेन मेन्याओ जाओजिमो से पूछ रहे होते हैं कितने टाइम से वो अंदर है। जाओजिमो कुछ भी नहीं बोलती। फिर सेलेस्टियल चेन बोल रहे होते हैं वाकई में जो रूमर्स मैंने सुने थे वो सच हैं कि होली मैडन और बाय हाउ बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। यहाँ तक कि उस बाय हाउ के लिए होली मैडन ने अपना कंपोजर भी खो दिया है। चेन मेन्याओ आगे की ओर बढ़ रही होती है और कह रही होती है कि भले ये मेरे मास्टर को डिस्प्लीज कर दे, इसके बावजूद भी मैं उसके बिहाफ पे उसके लिए मर्जी मांगूंगी। जाओजिमो चेन मेन्याओ से बोल रही होती है कि तुम क्या करने जा रही हो। चेन मेन्याओ डोर के पास पहुंचती है और उसे टच करने जा रही होती है। डोर ओपन होता है और बाय शोजन बड़ा ही उदास होकर बाहर निकलता है। चेन मेन्याओ पूछ रही होती है कि अंदर क्या हुआ है। बाय शोजन निराश होकर बोल रहा होता है कि वाकई में फेट अनप्रेडिक्टेबल है। तीनों एल्डर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। एल्डर कह रहे होते हैं कि जो भी इसने क्राइम किए हैं इसे उसके लिए जरूर डेथ की पेनल्टी मिली होगी। चेन मेन्याओ कह रही होती है कि मैं मास्टर के पास जा रही हूँ। तभी अचानक से वहां पर रॉयल एडिक्ट की अनाउंसमेंट होने जा रही होती है और एडिक्ट उसी टाइम से इफेक्ट लेने वाली होती है। एडिक्ट की अनाउंसमेंट में कहा जा रहा होता है कि बाय हाउ को इंस्पेक्टर बनाया जा रहा है पूरी अथॉरिटी के साथ और वो सारे कोर्ट ऑफिशियल को सुपरवाइज करेगा। ये सुनते ही वो सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। चेन मेन्याओ बाय शोजन की ओर देखती है और बाय शोजन बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। बाय शोजन जैसे ही अंदर पहुंचा होता है तभी सेलेस्टियल मास्टर ने उसे वाइन का एक कप दिया होता है। बाय शोजन कप को देखकर बोल रहा होता है क्या इसमें पॉइजन है। तभी सेलेस्टियल मास्टर बाय शोजन को एक सीट पर बैठाते हैं। बाय शोजन बोल रहा होता है क्या तुम मुझे पनिश करने जा रहे हो। सेलेस्टियल मास्टर बाय शोजन के पास जाते और बोल रहे होते हैं कि तुमने पूरी इंपीरियल सिटी में हुड़दंग मचा रखा है और सारे नोबल्स को भी ऑफेंड करा है। स्टेप बाय स्टेप तुम इस पूरी सिटी में लोन ऑफिसर बनते जा रहे हो। ये बोलकर उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, उसकी इंजरी को हील कर देते हैं और बोल रहे होते हैं कि जैसे तुम काम कर रहे हो मुझे ये सारी चीजें पसंद आई हैं। एक लोन ऑफिसर ही उसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, वही सबसे ज्यादा सुटेबल है एक गुड ब्लेड की तरह। इधर बाहर बाय शोजन बहुत ज्यादा खुश होता है और बोल रहा होता है कि ये फेट है। वैसे मैंने कभी भी पहले इंटेंट नहीं किया था कि मैं कोर्ट के ऑफिशियल में एंट्री करूंगा, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। वैसे मेरी स्ट्रेंथ अलाउ नहीं करती है, फिर भी मैं उन सबको ऑब्जर्व करूंगा जो कि पहले कैसे बिहेव कर रहे थे। सबका एक एक करके नोट लूंगा जिन्होंने मुझे अच्छा ट्रीट किया है, सबको मैं अपने दिल में याद रखूंगा और जिन्होंने मुझे बुरी तरीके से ट्रीट किया है मैं उन्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। मुझे अभी अभी अपॉइंट किया गया और मेरे को इंपॉर्टेंट टास्क भी दिया गया है। इस वजह से मुझे जल्द से जल्द इंस्पेक्टर मैंशन में लौटना होगा। अब मैं यहाँ पर और नहीं रुक सकता हूँ। सेलेस्टियल चेन बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वे क्यूट का इस्तेमाल करते हैं बाय शोजन के लिए और कह रहे होते हैं कि बिना किसी एफर्ट के इसने ये सब कैसे हासिल कर लिया, ये इतना स्किलफुल मैनिपुलेशन किया है इसने। बाय शोजन पैलेस के बाहर खड़ा था और बोल रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंपेरियल सिटी के पावर स्ट्रगल में आ जाऊंगा, लेकिन अब ये विंड ही मुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अगर अब मैं गेम में आ गया हूँ तो फिर मुझे इस विंड को राइड करना होगा ताकि मैं हेवन तक पहुंच सकूं। इधर पैलेस के अंदर सेलेस्टियल मास्टर चेस खेल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जितने भी सारे लोग हैं वो सारे एक चेस पीस हैं और नेदर वर्ल्ड एम्पायर जो आपने पीस चूज किया है उसे मैं अपने यूज के लिए बोरो कर रहा हूँ। शोजन लॉर्ड हेमिंग के साथ अपना डिपार्टमेंट देखने जा रहा होता है। बाय शोजन बोल रहा होता है कि मैं प्रमोट हो गया हूँ, फिर भी आते दौरान किसी ने मुझे रिस्पेक्ट पे नहीं की है। लॉर्ड हेमिंग बता रहे होते हैं कि जो तुम इमेजिन कर रहे हो उससे बहुत ज्यादा अलग है इंस्पेक्शन कमिश्नर। इस पोजीशन में आने के बाद तुम्हारी डेस्टिनी में तय हो गया है कि तुम्हें खून खराबे से डील करना होगा, तुम्हें लोगों से डरना होगा, अपनी लाइफ के लिए तुम्हें डार्कनेस में और जाना होगा। कुछ ही देर में वो दोनों मैंशन में पहुंच जाते हैं। बाय शोजन चारों ओर देखता और कह रहा होता है कि इस मैंशन में बहुत ज्यादा हैवी यिन एनर्जी है। लॉर्ड हेमिंग बाय शोजन से बोल रहे होते हैं कि जो तुम्हें टोकन मिला है तुम्हें उसे एक्टिवेट करना है कुछ ही देर में। बाय शोजन हाँ बोलता है और वो टोकन निकाल लेता है। फिर इसके बाद लॉर्ड हेमिंग अपने बहुत सारे टेल्समैन का यूज करते हैं और उसे एक जगह पर लेकर चले जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद लॉर्ड हेमिंग बता रहे होते हैं कि लेजेंड का ऐसा कहना है कि जो प्रीवियस आर्क एम्पायर थे उन्होंने इस जगह पर एक बहुत ही पावरफुल वेपन छोड़ा था। वो इनविजिबल है और फॉर्मलेस है और करीबन 2 रियलाम से वो स्पैन कर रहा है। जो भी इंस्पेक्शन कमिश्नर बनेगा यहाँ का वही उस चीज़ का कंट्रोल लेगा जो कि यहाँ पर सील्ड है और वो है हू की ब्लड आर्मी। बाय शोजन उस आर्मी के सोल्जर को देखता और बोल रहा होता है कि ये तो सारे नेशनल सोल लेवल के हैं। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड हेमिंग बता रहे होते हैं कि जितनी तुम्हारी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से तुम सिर्फ नेशनल सोल को ही कमांड कर सकते हो। इस आर्मी ने हजारों सालों तक ट्रैवल करके कॉप्स के माउंटेन बना दिए और साथ ही में ब्लड के समुद्र भी बहा दिए। इन्हें कमांड करना तुम्हारे लिए एक ऑनर होना चाहिए और साथ ही में एक हैवी बर्डन भी। बाय शोजन चलते चलते पीक पर पहुंच जाता है। फिर लॉर्ड हेमिंग बोल रहे होते हैं कि तुम्हें यहाँ पर टोकन एक्टिवेट करना है ताकि ये पूरी आर्मी तुम्हें रिकग्नाइज करे एज अ मास्टर।
बाय चचन टोकन बाहर निकालता और उसे एक्टिवेट कर देता है। टोकन के एक्टिवेट हो जाने के बाद ही उसमें से एक ऑरा बाहर निकलता है और पूरी हु की आर्मी एक्टिवेट हो जाती है। उन सबको बाय चचन के पीछे एक बहुत ही बड़ा डेविल दिख रहा होता है और वो उसके सामने बू करने लग जाते हैं। बाय चचन खुश होकर बोल रहा होता है कि ये है इंस्पेक्शन कमिश्नर की फाउंडेशन। एक्टिवेट हो जाने के बाद वो बाहर पहुंच जाते हैं मेंशन पे। बाय चचन मुस्कुराकर बोल रहा होता है कि 1000 नैंसन सोल को कमांड करने की ये फीलिंग इतने बड़े वर्ल्ड में बेट लगाता हूँ कि बहुत ही कम ने एक्सपीरियंस किया होगा। वाकई में क्या ग्रैंड हेवनली टीचर ने मुझे ये अथॉरिटी दी है। जब सेलेस्टियल मास्टर बाजन से मिले होते हैं तो फिर उन्होंने उसे एक नोटबुक दी होती है और बोला होता है कि तुम्हें इस लिस्ट को इन्वेस्टिगेट करना है, तुम्हें पता लगाना है कि कौन आर्क एम्पायर की पीसफुल कल्टीवेशन को डिस्टर्ब कर रहा है। ये याद करके बाजन बोल रहा होता है कि वो कौन से पीसफुल कल्टीवेशन को डिस्टर्ब करने की बात कर रहे थे। वाकई में ये ओल्ड मैन मुझसे मदद मांग रहा है ताकि मैं इसके डिसेंटर को एलिमिनेट कर सकूं। लॉर्ड हेमिंग भी वहीं पर होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि इंस्पेक्शन कमिश्नर की पोजीशन लेने के बाद तुम वाकई में एक सॉलिटरी ऑफिशियल बन गए हो। अब इस पूरी वास्ट सिटी में जिन पे तुम ट्रस्ट कर सकते हो वो हु की आर्मी ही है। ये बोलने के बाद वो वहां से डिसअपेयर हो जाते हैं। उनके जाने के बाद बायजन बोल रहा होता है कि अब मैं एक ट्रू सॉलिटरी ऑफिशियल बन गया हूँ, मुझे मेरी हेल्प करने के लिए किसी को ढूंढना पड़ेगा। अगले दिन जाओ यिशिंग भी सेलेस्टियल सिटी में पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचकर वो बोल रहा होता है मैंने सुना था 917 सिटी में एम्पेरियल सिटी में एक नया इंस्पेक्शन कमिश्नर आया है और वो सारे ऑफिशियल को इन्वेस्टिगेट कर रहा है और उसे एक अनपैरेलल्ड एक्सपर्ट की जरूरत है, वही इस पोजीशन को ले सकता है। अगर इस बारे में सोचा जाए तो मेरे विजडम और टैलेंट को देखा जाए तो फिर मैं इस पोजीशन के लिए बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे बोलते बोलते वो मेंशन के बाहर पहुंच जाता है। बाहर पहुंचने के बाद डोर ओपन होता है और वहां पर हु की आर्मी था। उसकी आइडेंटिटी के बारे में पहले से ही सस्पिशियस था, लेकिन आज सब कुछ कंफर्म हो गया है। इतने कम टाइम में ऐसी पोजीशन हासिल करना इंपीरियल सिटी में ऐसे स्टेटस के साथ ये बाय हाउ वाकई में किसी एंशिएंट डाइटी की इनकारनेशन है। तभी बाय चजन भी बाहर पहुंच जाता है। फिर वो जाओयिशिंग के पास जाकर बोल रहा होता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट टास्क है, मैं तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, तुम्हारे पास इंटरोगेशन का टैलेंट है और मैंने पहले ही इंटरोगेशन की लिस्ट भेज दी है मैजिकल प्रिजन में। वहां पर लोग तुम्हें आकर लिस्ट देते रहेंगे और तुम्हारा टास्क है करीबन 1 महीने में तुम्हें आर्क एम्पायर सीक्रेट फैक्शन को ढूंढना और इंटरोगेट करना है। जाओयिशिंग मैजिकल प्रिजन में पहुंच जाता है और वहां पर जाकर बोल रहा होता है कि इतना इंपॉर्टेंट टास्क मुझे मिला है, ऐसा लगता है कि एंशिएंट डाइटी की नजरों में मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। अगर ये खबर किसी दिन मेरे होम टाउन में पहुंच गई यानी कि 917 सिटी में तो फिर मेरे पेरेंट्स और सारे लोग मेरी तारीफ करेंगे। ऐसा बोलते बोलते वो इमेजिन कर रहा होता है कि वो अपने होम टाउन पहुंचता है और वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे अपनी रिस्पेक्ट पे कर रहे होते हैं, उसके सामने बो कर रहे होते हैं। कुछ सेकंड बाद जाओ यिशिंग अपनी इमेजिनेशन को बंद करता है और अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उसके डेस्क पे बहुत सारी लिस्ट रखी होती हैं और वो डिसाइपल से पूछ रहा होता है कि ये सब क्या है। डिसाइपल बता रहा होता है कि इंस्पेक्शन कमिश्नर ने हमें इंस्ट्रक्शन दी है, करीबन हमने 3000 सस्पेक्ट के मटेरियल को कंपाइल कर दिया है आपके रिव्यू के लिए। ये सुनकर जाओयिशिंग चौंक जाकर पूछ रहा होता है कि तुमने कितना कहा है। डिसाइपल बोल रहा होता है कि अभी तो 6000 और आनी बाकी हैं। जाओयिशिंग लिस्ट देखकर बोल रहा होता है कि ये वर्कलोड इतना रीजनेबल नहीं है और इस सारे काम के लिए उसने सिर्फ मुझे 1 महीना दिया है। क्या वो वाकई में चाहता है कि मैं मेरा कुछ खाए पिए और सोए काम करता रहूं दिन भर। इधर अगले दिन बाय चचन बाय हाउ के साथ अपने गार्डन में होता है और वहां पर पानी डाल रहा होता है। फिर बाय चचन बाय हाउ से बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कहीं मैंने 1 महीना ज़्यादा तो नहीं दे दिया है उसे। बाय हाउ बोल रहा होता है कि मास्टर मैं भी आपको सर्व करना चाहता हूँ। जब से हमारी वाइट स्पिरिट शॉप क्लोज हुई है मैं तब से बहुत ज़्यादा खाली हूँ। मुझे याद आया कि आपका जो एटर्नल नाइट अम्ब्रेला था वो डिस्ट्रॉय हो गया था, क्या मैं उसे दोबारा ठीक कर दूं। दूसरी ओर मैजिकल प्रिजन में जाओ यिशिंग काम कर रहा होता है। वो एक एक लिस्ट चेक कर रहा था और बोल रहा होता है कि ये सारा ट्रस्ट दिखाया है बाय हाउ ने मुझ में, इस वजह से मैं ये करके रहूंगा। चलो मैं तुम सबको दिखाता हूँ कि जाओ फैमिली की इंटेरोगेशन पावर कितनी है। फिर वो इंटेरोगेशन रूम में जाता है और वहाँ पर जो भी कल्टीवेटर होते हैं उन सब पे इंटेरोगेशन स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही करते करते और भी कल्टीवेटर के बैच आते जा रहे होते हैं और वो लगातार इंटेरोगेशन कर रहा होता है। इधर रात को बाय चचन बाय हाउ के साथ मेंशन के अंदर होता है और वहाँ पर बाय हाउ बाय चचन का वो अम्ब्रेला ठीक कर रहा होता है। बाय चचन बाय हाउ के पास जाकर बोल रहा होता है कि रात बहुत ज़्यादा ठंडी है तो फिर ध्यान रखना कहीं तुम्हें ठंड न लग जाए। इधर प्रिजन में इंटरोगेशन खत्म करने के बाद जाओयिशिंग कह रहा होता है कि ये कितना अच्छा होगा अगर कोई मेरे लिए खाना ले आए, तो फिर मैं और भी लोगों को इंटरोगेट कर सकता हूँ। तभी एक डिसाइपल आता है और बोल रहा होता है कि हमने 50 लोगों को और कैप्चर कर लिया है। जाओयिशिंग चिल्लाकर बोल रहा होता है कि और भी जने लेकर आओ मेरे पास। फिर वो दोबारा रूम में जाता है और दोबारा इंटरोगेशन स्टार्ट कर देता है। जाओयिशिंग बोल रहा होता है कि मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि तुम मेरे अल्टीमेट टेक्निक को सह पाओगे। ये बोलकर वो अपनी टेक्निक इस्तेमाल करता और पूछ रहा होता है क्या अभी और भी बाकी हैं। तभी डिसाइपल बोलता है कि ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में से 70 न्यू सस्पेक्ट आए हैं और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में 85 आए हैं। जाओयिशिंग परेशान हो जाता है और बोल रहा होता है क्या तुम सब लोग मुझे मिलकर सुखाना चाहते हो। फिर वो जेल से बाहर जाता है और अपनी सीट पे जाकर बैठ जाता है और बोल रहा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और मैं थक भी गया हूँ। ये कितना अच्छा होता कि अगर बाय हाउ यहाँ पर आता सिर्फ मुझे कंफर्ट करने के लिए। दूसरी ओर मेंशन में बाय चचन बाय हाउ के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आता है। बाय हाउ उसे थैंक यू बोलता है लेकिन वो भी अपने काम पे ध्यान दे रहा होता है। ये देखकर बाय चचन अपने बोल रहा होता है कि ये वर्क एथिक जाओयिशिंग को सीखनी चाहिए इस बाय हाउ से।
मुझे कोई मौका ढूंढना होगा ताकि मैं उसे सबक सिखा सकूं। अगले दिन भी जाओ इशिंग जेल में ही होता है। वो लगातार काम कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं दिन रात से काम कर रहा हूँ, फिर भी ये काम खत्म नहीं हो रहा और ये एक पहाड़ की तरह बढ़ता ही जा रहा है। लगातार कई सारी कंप्लेंट आ रही हैं और मैजिकल प्रिजन में इंटरोगेशन भी बहुत टफ हो गई है। यहाँ पर चेक करने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय कुछ बोरिंग अकाउंट के। इस टाइप के कन्फेशन को सबमिट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर डिसाइपल आता है और बोल रहा होता है कुछ और भी बचे हैं, और ये बोलकर वो वहाँ पर लिस्ट रख देता है। जाओ इशिंग गुस्से में खड़ा होता है और बोल रहा होता है सिर्फ कुछ ही रिपोर्ट आ रही है कि चेन फैमिली का जो बेटा है वो मिस म्याओ के लिए फाइट कर रहा है, और जो ली फैमिली का यंग मास्टर है वो ब्लैक मार्केट में से स्लेव्स को खरीद रहा है। इस छोटे मोटे मैटर की ही रिपोर्ट आ रही है। अब बहुत हो गया, मैं ये सब नहीं सह सकता हूँ। कब मेरी ये बिलव्ड इंटेरोगेशन ऐसे टॉर्चर में बदल गई है। शायद ये कोई नाइटमेयर होगा, मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ। बाय हाउ ने कभी मेरा कल्टीवेशन सील ही नहीं किया है और ना ही बाजन ने मेरा कोई सामान चुराया है। तभी बाजन जाओशिंग के पास जाकर उसे टच करता है। जाओशिंग बोल रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो। टच करने के बाद ही जाओशिंग की बॉडी पूरी तरीके से नरिश हो जाती है। जाओशिंग बोल रहा होता है कि मैंने कुछ भी अचीव नहीं कर पाया है, फिर भी तुमने मेरी रजिस्ट्रेशन को हटा दिया है। बाजन 3 पेज बाहर निकालकर बोल रहा होता है कि तुमने अपना रिजल्ट अचीव कर लिया है, लेकिन तुम अभी तक रियलाइज नहीं कर पाए हो। जो भी इसमें क्राइम लिखे हैं वो बहुत ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें इंटेरोगेट करोगे तो फिर ये ठीक रहेगा। ये लोग स्लेव्स को खरीद रहे हैं और सोल मेडिसिन को इकट्ठा करके रख रहे हैं, और साथ ही में मैजिकल आइटम्स की ट्रैफिकिंग कर रहे हैं और सीक्रेट फैक्शंस को भी फॉर्म कर रहे हैं। मुझे डर है कि जो सेलेस्टियल मार्कस ली की फैमिली की हिडन फोर्सेज हैं वो ऑलरेडी इंपीरियल लॉ की लिमिट से बाहर निकल गई हैं। जाओशिंग कह रहा होता है कि मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। बाजन बता रहा होता है क्योंकि तुम रिजल्ट के लिए जल्दबाजी कर रहे थे, इस वजह से तुम बाकी कुछ चीज़ें नहीं देख पाए। तुम्हें याद रखना है कि इस वर्ल्ड में सारी चीज़ें पर्सपेक्टिव के लिए होती हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन जो भी मैं अपॉर्चुनिटी दूंगा तुम्हें उन्हें सीज करना है और ऊंचाइयों तक पहुंचना है। अपने फ्यूचर को खोलना है ताकि तुम्हारे सारे एफर्ट्स को रिवॉर्ड करा जाए, और उस टाइम पर पूरी इंपीरियल सिटी जो कि इतनी बड़ी है, तुम यानी कि जाओ इशिंग पूरे रिवर और माउंटेन को कमांड करोगे। तुम एक हाईएस्ट पोजीशन तक पहुंच जाओगे, ये सारे लोग तुम्हारे नीचे होंगे। ये सब सुनने के बाद जाओ इशिंग खुश होता है और बोल रहा होता है कि ये सब पर्सपेक्टिव है, और इनलाइट आता है और बोल रहा होता है कि मुझे बाय हाउ यानी कि इंस्पेक्शन कमिश्नर ने भेजा है यहाँ पर। ली फैमिली की मैंशन का डोर ओपन होता है और लिटिल वुल्फ बाहर आता है। वो देख रहा होता है कि वहाँ पर जाओ इशिंग खड़ा होता है अपनी आर्मी के साथ। जाओ इशिंग बता रहा होता है कि मैं इंस्पेक्शन कमिश्नर का कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे तुम्हारी ली फैमिली में भेजा गया है। लिटिल वुल्फ बोल रहा होता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। फिर वो उसकी तरफ एक बैग फेंककर बोल रहा होता है कि तुम इसे लेकर यहाँ से चले जाओ। जाओशिंग देखता है कि उस बैग के अंदर बहुत सारा ट्रेजर होता है और वो खुश होने लग जाता है और बोल रहा होता है कि ये इंपीरियल सिटी का जो सेलेस्टियल मार्केस है वो मुझे ब्राइब करने की कोशिश कर रहा है। फिर जाओशिंग अपने इमोशन को कंट्रोल करता है, बोल रहा होता है कि मुझे पर्सपेक्टिव को नहीं भूलना है। और फिर वो लिटिल वुल्फ से बोल रहा होता है कि मास्टर बाइक किस तरीके के पर्सन है तुम्हें पता है। अगर इस गिफ्ट का जो ओरिजिन है वो अनक्लियर है तो फिर मुझे डर है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। लिटिल वुल्फ गुस्से में बोल रहा होता है क्या तुम आसान तरीके से इसे नहीं लोगे। तभी वहाँ पर एक कल्टिवेटर खड़ा होता है, वो बोल रहा होता है कि आपके फादर ने हमें इंस्ट्रक्शन दी है कि आपको शांत तरीके से इसे गिफ्ट एक्सेप्ट करवाना होगा ताकि ये हमारे ट्रैप में फंस सके। लिटिल वुल्फ जाओशिंग से बोल रहा होता है कि तुम बताओ कि उसे और क्या चाहिए। जाओशिंग बोल रहा होता है कि तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले तुम्हें एक्सप्लेन करना है इसका ओरिजिन और इसका इफेक्ट कि इस बैग में क्या क्या है, वो भी बहुत ही क्लियरली और पूरे तरीके से। ये बोलकर वो बैग ओपन करता है, उसमें बहुत सारा ट्रेजर बाहर निकल जाता है। जाओशिंग बोल रहा होता है कि मुझे सारी चीज़ों का रिकॉर्ड चाहिए बिना किसी ओमिशन के। फिर वो एक नोटबुक बाहर निकालता है और सारी चीज़ें नोट कर रहा होता है और कह रहा होता है अपने मन में कि मुझे बाय हाउ को और ज़्यादा टाइम देना होगा। जब जाओशिंग जेल से बाहर जा रहा होता है तो फिर बायचन ने उससे बोला होता है कि हम दोनों अलग अलग होकर जाएंगे। बायचन दूसरी ओर होता है, वहाँ पर वो अपनी धर्म आई का यूज़ करता है और वो बोल रहा होता है कि मैंने पहले ही हेवनली टीचर यानी कि लॉर्ड हेमिंग को ऑपरेशन के बारे में रिपोर्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ की जो सिचुएशन है वो बहुत जल्दी चेंज हो रही है। मैं वेट नहीं कर सकता जब तक कि वो कुछ करें। तभी उसकी नज़र एक जगह पर जाती है और वहाँ पर ट्रिपल रिस्ट्रिक्शन होती है। बायचन देखकर बोल रहा होता है कि यहाँ पर नैंसन सूल की पावर को कंबाइन करके एरे को फॉर्म करा जा रहा है, वो भी सिर्फ एक स्टोन टैबलेट को सील करने के लिए। ये थोड़ा अटपटा लग रहा है, मुझे वहाँ पर जाकर देखना होगा कि ये लोग क्या छुपा रहे हैं। फिर वो जय पर पहुंचता है और वहाँ पर 3 कल्टीवेटर होते हैं और बायचन उन तीनों को बेहोश कर देता है। फिर वो बेसमेंट का डोर ओपन करता है और नीचे की ओर चला जाता है। इधर जो लिटिल वुल्फ के फादर होते हैं वो बहुत ही बड़े स्कल के ऊपर बैठे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम सारे यूजर्स हो, इस वजह से तुम्हें मेरी ली फैमिली के लिए फर्टिलाइजर बनना है, यही तुम्हारे लिए ग्रेटेस्ट ऑनर होगा। ये बोलकर वो अपनी एक टेक्निक का यूज़ करते हैं। इधर बायचन बेसमेंट में चलता चला जा रहा होता है और जैसे जैसे वहाँ का जो फॉग होता है वो कम हो रहा होता है, तभी उसकी नज़र ऊपर की ओर जाती है और वहाँ पर चेन से बहुत सारे लोग बंधे होते हैं। बायचन बोल रहा होता है कि ये तो सारे ह्यूमन स्पिरिट स्टोन हैं जिनकी लाइफ को सैक्रिफाइस के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। धीरे धीरे उन सबकी वाइटलिटी को अब्जॉर्ब किया जा रहा होता है। फॉग के पूरी तरीके से हट जाने के बाद बायचन ध्यान से देखकर बोल रहा होता है कि ये तो सारे ग्रेट वॉल के सोल्जर्स हैं। फिर उसकी नज़र एक और कल्टीवेटर पे जाती है और वो कल्टीवेटर होता है सॉन्चे। बायचन तुरंत जाकर सोंचे को छुड़ाता है और साथ में सारे ग्रेट वॉल के सोल्जर को भी। वो सारे बेहोश हो रखे होते हैं। बायचन सोंचे को जगाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो नहीं जग रहा होता। फिर वो गुस्से में कह रहा होता है कि जिसने भी ये सब किया है उसे अपने खून से इन सब की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बोलकर वो वहाँ के रजिस्ट्रेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसका एहसास लिटिल वुल्फ के फादर को हो जाता है।
और वो गुस्से में मेंशन के बाहर आते हैं और बोल रहे होते हैं किसकी हिम्मत हुई कि जो मेरी ली फैमिली के फॉरबिडन ग्राउंड में गया। मेंशन में लिटिल वुल्फ भी अपने कल्टीवेटर को ऑर्डर देता है कि वो सारे अटैक करें जाओशिंग पे, और वो सारे अटैक करने लग जाते हैं। तभी वहां पर बाशजन पहुंच जाता है। बाशजन चिल्लाकर बोल रहा होता है कि तुम सारे फॉरबिडन टेक्निक का यूज करो और साथ ही में इनोसेंट को हार्म भी पहुंचा रहे हो। क्या इसी तरीके से तुम आर्क एम्परर को अपनी लॉयल्टी दिखाओगे? ये बोलकर वो वहां पर अपनी होकी आर्मी को भी सम्मन कर लेता है। वो आर्मी मेंशन में पहुंच जाती है और एक एक करके कल्टीवेटर को मार रही होती है। लिटिल वुल्फ के फादर भी आते हैं और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, कह रहे होते हैं कि अगर तुम यहाँ पर आ गए हो तो फिर तुम जिंदा ये जगह छोड़कर नहीं जाओगे। ये बोलकर वो उस पर पावरफुल अटैक कर देते हैं। बाशजन को बचाने के लिए उसकी होकी आर्मी के 2 सोल्जर आ जाते हैं। वो अटैक को डिफ्लेक्ट तो कर देते हैं लेकिन वो भी दूर तक पुश हो जाते हैं। इसके बाद बाशजन और भी होकी ब्लड आर्मी के सोल्जर को ऑर्डर देता है और बोलता है कि तुम सारे एक साथ मिलकर स्ट्रेटर को मार दो। फादर उन सारे सोल्जर को रोक लेता और बोल रहा होता है कि अगर ये अंडरग्राउंड पैलेस एक्सपोज हो ही गया है, अब ली फैमिली पे शामत आई है, अगर मुझे इस शामत से बचना है तो फिर मुझे इसको मारना होगा। ये बोलकर वो अपने बेटे से बोल रहे होते हैं कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो। ये सुनते लिटिल वुल्फ मैंशन में एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। लिटिल वुल्फ के फादर हंसते हुए बोल रहे होते हैं कि बाय हाउ, जो भी तुमने आज देखा है फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मरे हुए इंसान कुछ भी नहीं बोलते हैं। बाशजन चिल्लाकर बोल रहा होता है क्या हो गया अगर तुम सेलेस्टियल कल्टीवेटर हो। ये बोलकर वो भी अपनी सोल बॉडी को समन करता है और वो भी अटैक करने के लिए जाता है डायरेक्टली। वो अपनी फिस्ट का इस्तेमाल करता है और जो लिटिल वुल्फ के फादर होते हैं वो अपने पाम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसे रोकने के लिए। कुछ सेकंड तक ये बराबरी पे रहता है, फिर वो अपनी पावर को बढ़ाते हैं और बाशजन दूर तक पुश हो जाता है और उसे थोड़ी इंटरनल इंजरी भी आई होती है। लिटिल वुल्फ के फादर दोबारा अटैक करने जा रहे होते हैं, तभी वहां पर लॉर्ड हेमिंग पहुंच जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि ऑर्डर आया है और तुम्हें एक्सेप्ट करना है। इंस्पेक्शन कमिश्नर बाय हाउ, तुम्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरिट पॉइंट मिले हैं और तुम ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वर्दी हो। इस वजह से तुम्हें ये सेलेस्टियल लेवल की होकी आर्मी को कमांड करने का मौका दिया जा रहा है। ये बोलकर वो उसे बैच दे देते हैं और बाशजन उस बैच को एक्टिवेट करने लग जाता है। एक्टिवेट करने के बाद होकी आर्मी के 2 सोल्जर बाहर निकलते हैं और उनका लेवल होता है सेलेस्टियल। उन सोल्जर को देख के जाओ इशिंग, लिटिल वुल्फ और उसके फादर चौंक जाते हैं। बाशजन उन्हें ऑर्डर देता है अटैक करने के लिए, वो दोनों अटैक कर देते हैं। अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो काफी कमजोर पड़ जाता है और उसी दौरान बाशजन अपने स्पेयर का इस्तेमाल करता है और उससे डायरेक्टली अटैक करके राइट साइड में उसके होल कर देता है चेस्ट पर। लिटिल वुल्फ के फादर की बॉडी नीचे गिर रही होती है और लिटिल वुल्फ उन्हें पकड़ने जा रहा होता है। तभी सोल्जर उसे पकड़ लेते हैं और लिटिल वुल्फ बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। बाशजन बोल रहा होता है कि ली फैमिली के सेलेस्टियल मार्कस बिना किसी कारण के लोगों को मार रहे थे और इंपीरियल सिटी में आपदा लाने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से पूरे ली क्लैन को सीज करा जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के लिए। और वो अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे रहा होता है कि वो सारे ली फैमिली के मेंबर्स को प्रिजन में डाल दें और जितने भी ली फैमिली के एसेट है उन सबको कन्फिस्केट किया जाएगा। इसके बाद बाशजन वाइल्ड लैंड में जाता है और वहां पर उसके हाथ में कुछ ग्रेट वॉल के सोल्जर की एशेज होती है और वो उन्हें वहां पर बहा रहा होता है। बाशजन बोल रहा होता है कि ली फैमिली ने जिन लोगों को प्रोसिक्यूट किया था मैं उन सबके लिए जस्टिस लेकर आया हूँ। मैंने तुम सबका बदला ले लिया है लेकिन मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें ऐसे ही दफना सकता हूँ। उसके साथ में बाय हाउ भी होता है और वो बोल रहा होता है कि मास्टर, जो हमें अनकॉन्शियस ग्रेट वॉल का सोल्जर मिला था, जैसा आपने बोला था मैंने उसे मेंशन भिजवा दिया है केयर के लिए। बाशजन बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता कितने और ग्रेट वॉल के कल्टीवेटर इतनी डेंजरस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, मैं अपना बेस्ट दूंगा उन सबको बचाने के लिए ताकि ऐसी ट्रेजेडी फ्यूचर में दोबारा ना हो। अगले दिन बाय हाउ ली फैमिली की सारी एसेट को काउंट कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मटेरियल मिसिंग है। फिर वो जाओ इशिंग से पूछ रहा होता है कि कुछ मटेरियल मैचअप नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। वहीं पास में मियाओ लिनार भी खड़ी होती है और वो ये सब देख रही होती है। जाओ इशिंग बाय हाउ के पास जाता है और बोल रहा होता है कि लिस्ट मैच नहीं करेगी क्योंकि जो वैल्यूएबल ट्रेजर थे वो पहले से मूव कर दिए गए हैं। बाय हाउ पूछ रहा होता है कि उन्हें कहाँ पर मूव किया गया है। मियाओ लिनार ये सब देखकर बोल रही होती है कि जो ये सोल सर्वेंट है ये वाकई में दूसरों से डिफरेंट है। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर बाशजन मेंशन में जाता है सेलेस्टियल चेन से मिलने के लिए। सेलेस्टियल चेन बोल रहे होते हैं मैंने सुना है कि इंस्पेक्टर यानी कि तुम्हारी मेंशन में बहुत ज्यादा हलचल चल रही है। ये सुनते ही बाशजन अपने मन में बोल रहा होता है कि इसने बड़ी जल्दी पता लगा लिया कि मैंने ली फैमिली की कुछ एसेट को मूव किया है। सेलेस्टियल चेन कह रहे होते हैं कि ग्रीड, एंगर और डिल्यूजन किसी के हार्ट को सच्चा रखने में बहुत मुसीबत देती है। ह्यूमन आर्ट इस दुनिया में सबसे अनप्रेडिक्टेबल चीज है। क्या तुम इस बात पे एग्री करते हो? बाशजन भूल रहा होता है कि मुझे कुछ याद आया और वो कुछ कहने जा रहा होता है, तभी सेलेस्टियल उसे रोक देते हैं और कह रहे होते हैं कि जो एक्सटर्नल खतरा था मैंने उससे डिफेंड करने के लिए एफर्ट नहीं करे होते या फिर इंटरनल अफेयर को स्टेबलाइज नहीं किया होता, ये डायनेस्टी बहुत पहले ही कोलैप्स हो जाती। और ऐसा जब होता जब आर्क एम्पायर एडवांस करने में फेल हो गए थे, ये सब पहले से कोलैप्स हो जाती, लेकिन आज की जो स्टेबिलिटी है वो नहीं आ पाती। अब कोर्ट में जितने भी लोग हैं वो सारे मेरे तरफ टू फेस्ड हैं। अगर उन्हें एलिमिनेट नहीं किया गया तो फिर पूरा कोर्ट ऑर्डर केओस में फैल जाएगा। ये सुनते ही बाशजन के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मुझे टारगेट कर रहा है। सेलेस्टियल पूछ रहे होते हैं कि तुमने अभी कहा कि तुम्हें कुछ याद आया है, क्या बात है वो? बाशजन बोल रहा होता है कि मेरे पास एक प्लान है, सिर्फ ये सेलेस्टियल मास्टर की हेल्प नहीं करेगा बल्कि आप लोगों की ट्रू इंटेंशन को भी जान पाओगे और उसके साथ में जितने भी कोर्ट ऑफिशियल हैं वो सारे इंटिमिडेट हो जाएंगे।
बस हमें आर्क एम्पायर को इनवाइट करना होगा और सारे ऑफिशियल को इकट्ठा करना है ताकि हम अपने स्टैंड को डिक्लेयर कर सकें। सेलेस्टियल जन बोल रहे होते हैं कि मैं वाकई में गलत नहीं था तुम्हारे बारे में, तुम वाकई में परसेप्टिव हो। 10 दिन बाद डायनेस्टी की एंसेस्ट्रल सेरेमनी होने वाली है। जब सारे ऑफिशियल इकट्ठा होंगे तो फिर मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ। इसके कुछ देर बाद बाय शोचन अपनी मैंशन में लौट जाता है और वहाँ पर वो ये बातें बाय हाओ और जाओ यिशिंग को बता रहा होता है। सारी बातें सुनने के बाद बाय हाओ बोल रहा होता है कि जो एंसेस्ट्रल सेरेमनी है वो इस डायनेस्टी के फर्स्ट आर्क एम्पायर को ऑनर करने के लिए की जाती है। रॉयल कोर्ट के सारे लोग और सारे सिटीजन सेलिब्रेट करते हैं इसे। वहाँ पर ट्रिब्यूनल क्रिएट करना वो भी ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। अगर हमने उन्हें एक्सपोज भी कर दिया तो फिर ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि वो अपने सर्वाइवल के लिए डेथ तक लड़ाई नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसा तरीका होता कि वो अपने आप में ही कोलैप्स कर जाए तो फिर कितनी बढ़िया बात होती। बाशजन बोल रहा होता है कि हम ऐसा कर सकते हैं अगर हम इनविटेबल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करें नोबल क्लैन के अंदर, तो फिर वो सारे इनइक्वालिटी को फेयर करते हैं स्कैर सिटी से ज़्यादा। तभी जाओ यिशिंग बोल रहा होता है कि तुम सारे चुप हो जाओ, क्या पता ये सारी बातें हमारी सुन रहा हो। फिर वो नीचे की ओर देखता है और वहाँ पर सॉन्चे लेटा हुआ होता है। जाओ यिशिंग पूछ रहा होता है बाशजन से कि तुम इसे पर्सनली यहाँ पर देखने के लिए क्यों आए हो, ये तो ग्रेट वॉल का सोल्जर है। बाशजन बता रहा होता है क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले दिन सॉन्चे को होश आ जाता है, फिर उसे पूछताछ के लिए ले जाया जाता है। बाशजन सॉन्चे से पूछ रहा होता है कि तुम्हें पहले ली फैमिली इंटरोगेट कर रही थी, अब तुम फेस कर रहे हो कोर्ट के इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को, तुम हमें जल्द से जल्द बता दो कि तुम्हारे ग्रेट वॉल के एलिस कहाँ पर हैं। सॉन्चे कह रहा होता है कि तुम ये मत सोचो कि तुमने मेरी चोट को ठीक किया है तो फिर मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगा। बाय शोचन अपने मन में बोल रहा होता है कि सॉन्चे तुम्हें समझने की जरूरत है, तुम्हारे अंकल को सारे लोग देख रहे हैं, हमें प्रोसीजर फॉलो करना होगा ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। बाय शोचन सॉन्चे से कह रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा जिद्दी हो। तभी जाओ यिशिंग आगे बढ़कर अपना विप निकाल के बोल रहा होता है कि इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट किसी से नहीं डरता है। बाशजन बोल रहा होता है जाओ यिशिंग से, क्या ये विप निकालना जरूरी है। ये सुनकर जाओ यिशिंग मुस्कुराकर बोल रहा होता है कि तुम ये कह रहे हो कि हमें इससे कोई स्ट्रॉन्ग चीज यूज करनी चाहिए। फिर वो अपनी जाओ फैमिली के वेनेमस इंसेक्ट निकाल लेता है। बाशजन मना करता बोल रहा होता है कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है। इसके बाद जाओ यिशिंग एक रॉड निकालता है और उसे जला रहा होता है वो। बाशजन उसके लिए मना कर देता है। फिर इसके बाद जाओ यिशिंग एक पिग बाहर निकालता है। बाशजन दोबारा मना कर देता है। फिर जाओ यिशिंग सॉन्चे के पास जाता है, उसे कुछ सुंघा देता है। सॉन्चे पूछ रहा होता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। जाओ यिशिंग बता रहा होता है कि ये मेरा नया ट्रुथ सीरम है और ये सिर्फ 3 सेकंड में काम करना स्टार्ट कर देता है, तुम बिना अपने आप को रोके सच बताना स्टार्ट कर दोगे। फिर बाशजन आगे आकर बोल रहा होता है कि ये तो अच्छी बात है, मैं इसे खुद ही पर्सनली क्वेश्चन पूछूंगा। फिर बाशजन सॉन्चे के पास जाकर बोल रहा होता है कि इतने साल हो गए हैं आर्क एम्पायर डायनेस्टी में, तुम्हें क्या तुम्हारा कोई ऐसा राइवल नहीं जिसके बारे में तुम चिंता करते हो, कोई फ्रेंड या फिर कोई रिलेटिव। सॉन्चे बोल रहा होता है कि एक पर्सन है और वो मेरे अंकल बाशजन है। ये नाम सुनते ही जाओ यिशिंग को गुस्सा आता है और बोल रहा होता है क्या तुम उसी बाशजन के बारे में बात कर रहे हो, तुम मुझे बताओ कि वो भी कहाँ पर है। बाशजन जाओ यिशिंग को रोककर बोल रहा होता है कि हमें और डीप जाना होगा। ये बोलकर वो सॉन्चे से पूछ रहा होता है तुमने कहा कि बाशजन तुम्हारा अंकल है, तो फिर इसका प्रूफ कहाँ है। सॉन्चे बोलना नहीं चाह रहा, फिर भी वो बोल रहा होता है कि उसका कल्टीवेशन एस्टोनिशिंग है, उसकी विजडम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो अनगिनत फीमेल कल्टीवेटर को अपने पीछे पागल बना देता है और उनके दिलों की धड़कन बढ़ा देता है। साथ ही में अनगिनत मेल कल्टीवेटर भी उसकी वर्शिप करते हैं। वो हमारे सेक्ट की होप है और ग्रेट वॉल का हार्ट है। वो एक ऐसा पियरलेस एक्सपर्ट है जिसे कि वाइल्ड लैंड में वांटेड घोषित करार दिया गया है। बाशजन बहुत ज्यादा खुश होता है और बोल रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी जगह है। तभी सॉन्चे बोल रहा होता है कि बाशजन मेरे लाइफ लॉन्ग का ऑब्सेशन है, मैं उसे सप्रेस करना चाहता हूँ लेकिन रियलिटी मुझे बार बार बता रही है जो भी मैं चेज कर रहा हूँ असल में वो उसकी अनअटेनेबल शैडो है। मुझे गुस्सा होना चाहिए, जेलस भी होना चाहिए और साथ ही में नफरत भी होनी चाहिए, लेकिन जब भी मैं डेथ फेस करता हूँ तो फिर मेरे हार्ट में अचानक से अपने आप ही वो डिस्कवर हो जाता है और वो है उस बाशजन के लिए एडमिरेशन। बाशजन मन में बोल रहा होता है कि मैंने नहीं सोचा था सॉन्चे कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी कॉम्प्लेक्स फीलिंग है। जाओ यिशिंग और बाय हाओ दोनों बाशजन की ओर देख रहे होते हैं। तभी बाशजन अपने आप को थोड़ा ठीक करता है और बोल रहा होता है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं बाशजन के अपोजिट में खड़ा हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता हूँ कि मैं उसकी स्ट्रेंथ से अट्रैक्टेड हो गया हूँ, मेरे दिल में उसके लिए एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है एज अ हीरो। सॉन्चे कह रहा होता है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो, नहीं तो मेरे अंकल तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बाशजन ये सुनने के बाद अपने मन में बोल रहा होता है कि जो भी तुमने कहा है अब तक यही रीज़न है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। इसके बाद बाशजन जाओ यिशिंग को ऑर्डर देता है कि इस पर्सन की डीप टाइज हैं बाशजन से, तो फिर एज अ लेवरेज इसे मेंशन में रखा जाए और उस पर कड़ी निगरानी की जाए। इधर रात को म्याओ लेनार जाओ होंग के साथ एक रेस्टोरेंट में होती है और वहाँ पर वो ड्रिंक कर रहे होते हैं। म्याओ लेनार बोल रही होती है कि कुछ दिन पहले लिटिल वुल्फ हमारे साथ ड्रिंक कर रहा था यहाँ पर और रातों रात उसकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अगर बाय हाओ ऐसे ही और स्ट्रॉन्ग ग्रो होता रहा शायद तुम्हारी और मेरी भी हालत ऐसी ही हो जाएगी। जाहोंग गुस्से में बोल रहा होता है कि बाय हाओ जो भी कर रहा है वो सारे ग्रेट सेस्टर मास्टर ने उसे ऑर्डर दिए हैं, हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। म्याओ लेनार बोल रही होती है कि मेरे पास तरीका है पर डिपेंड करता है यंग मास्टर में, क्या उनके पास हिम्मत है ये करने की। जाहोंग पूछ रहा होता है कि तुम क्या करना चाहती हो। म्याओ लेनार
लर्नर बोल रही होती है कि जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, जो बाय हाउ के पास सोल एंटिटी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और वो काफी इंटेलिजेंट भी है और मुझे ऐसा लगता है कि उसको अपने मास्टर के बहुत सारे सीक्रेट पता होंगे और साथ ही में वो एक परफेक्ट मटेरियल भी है अर्थ ग्रेड तक ट्रांसफॉर्म करने के लिए। जाहोंग पूछ रहा होता है कि हमें एक्ट कब करना है। करीबन 10 दिन बीतने के बाद सेलेस्टर मास्टर के पैलेस के बाहर सारे लोग इकट्ठा होते हैं सेरेमनी के लिए। वहां पर 9 एम्बर्स के मास्टर भी आए होते हैं और साथ ही में जितने भी ऑफिशियल और बड़ी बड़ी फैमिलीज के लोग होते हैं वो भी पहुंच गए होते हैं। तभी वहां पर एंट्री होती है बायचन की। बायचन के साथ में जाओ जिमी भी आती है। फिर वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे बायचन को घूरकर देख रहे होते हैं। बायचन मुस्कुराकर सबको ग्रीट करता है। ग्रीट करने के बाद जितने भी लोग होते हैं वो सारे बात करते और बोल रहे होते हैं क्या यही बाय हाउ है। इसने 3 फैमिली को अरेस्ट कर लिया आधे महीने के अंदर और जहाँ पर भी ये जाता है वहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ता है। ऐसा लग रहा है कि ये वाकई में किंग यामा का री इनकारनेशन है। अगर इसे और भी ज्यादा पावर मिल गई तो फिर ये पूरी इंपीरियल सिटी को टायरनाइज कर देगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी बिना ब्यूरियल पैलेस के मारा जाएगा। ये सब जाओ जिमो भी सुन रही होती है और कह रही होती है कि इसे अभी कुछ ही टाइम हुआ है ऑफिस में आए हुए, इसके बावजूद भी ये सबका टारगेट बन गया है। तभी एक लड़की की आवाज आती है और बाय हाउ का नाम पुकार रही होती है। वो लड़की होती है शूशान। वो अपने फादर से अपना हाथ छुड़ाती है और बाय हाउ यानी कि बायजन की ओर जा रही होती है उसे किस करने के लिए। तभी जाओ जिमो उसे रोक देती है। बायजन बोल रहा होता है कि मैंने नहीं कहा था कि सारे लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। देखो अभी भी कुछ लोग हैं जो कि मेरे डिवोटी हैं। वैसे भी करंट सिचुएशन में ये कहना मुश्किल होगा कि वो लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं या फिर मैंने उन लोगों को घेर रखा है। जाओ जिमो कह रही होती है कि अभी मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ और आज मैजेस्टी भी ये सेरेमनी अटेंड करने वाले हैं। बायचन बोल रहा होता है मुझे पता है क्योंकि मैंने एक ग्रेट सेलेस्टियल मास्टर को बोला है उन्हें इनवाइट करने के लिए। तभी लॉर्ड हेमिंग वहां पर पहुंच जाते हैं और वो अनाउंस कर रहे होते हैं कि आर्क एम्परर यहाँ पर आ गए और साथ ही में सेलेस्टियल चैन भी। वो दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं और अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और सारे लोग उनकी ओर देख रहे होते हैं। आर्क एम्परर के साथ में प्रिंस और सेलेस्टियल मास्टर के साथ में चेन मेन्याओ आई होती है। सारे लोग उन्हें ग्रीट करते हैं। बायचन बोल रहा होता है कि यही है आर्क एम्परर जो कि वाइल्ड लैंड का लेजिटिमेट रूलर है। उसी टाइम आर्क एम्परर कुछ बोलने जा रहे होते हैं तभी सेलेस्टियल मास्टर ने रोक लेते हैं और कह रहे होते हैं कि आपकी हेल्थ खराब है तो फिर जो भी ये कॉम्प्लेक्स सेरेमनी है मुझ जैसे ओल्ड मिनिस्टर को हैंडल करनी चाहिए। फिर वो सबको राइज होने का ऑर्डर देते हैं और सेरेमनी स्टार्ट होने के लिए कह देते हैं। लॉर्ड हेमिंग स्क्रॉल बाहर निकालते हैं और एक मंत्र चैंट कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि यहाँ पर अभी सोल अपीयर होगी और जो भी उन्हें कैप्चर करेगा उसे गुड फॉर्च्यून मिलेगा। ये बोलने के बाद वो वहाँ पर नेदरवर्ल्ड रिवर का पोर्टल ओपन कर देते हैं। पोर्टल ओपन हो जाता है। जाओ जिमो बायचन को बता रही होती है आज के दिन एंसेस्टर वर्शिप की जाती है। सोल्स यहाँ पर अपीयर होती है और गुड फॉर्च्यून को पाने के लिए जितने भी इंपीरियल सिटी के सिटीजन है वो उन सबको कैप्चर करते हैं। जितनी ज्यादा सोल की रैंक होगी उतना ज्यादा फॉर्च्यून होगा। अब तुम जायंट गोस्ट सिटी और सेलेस्टियल मास्टर को एम्बेरस मत करना। ये बोलकर वो सोल कैप्चर करने के लिए चली जाती है। शूशान भी बादशाह से बोल रही होती है कि तुम देखना ये प्रिंसेस तुम्हारे लिए पावरफुल सोल कैच करेगी। ये बोलकर वो भी पोर्टल की ओर चली जाती है और धीरे धीरे करके सारे लोग पोर्टल की ओर चले जाते हैं सोल कैप्चर करने के लिए। इसके बाद बादशाह भी जाता है। कुछ ही देर बाद सारे लोग सोल कैप्चर कर लेते हैं और वो सेरेमनी खत्म हो जाती है। लॉर्ड हेमिंग पोर्टल को क्लोज कर देते हैं और सारे लोग नीचे की ओर आ जाते हैं। शूशान ने जो सोल कैच करी होती है उसे देखकर बोल रही होती है कि मेरे पास सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की सोल है। तभी बादशाह नीचे आता है हंसते हुए और वो आर्क एम्परर को ग्रीट करता है और उन्हें बता रहा होता है कि मैंने इस वर्ल्ड का रेयर ट्रेजर सीज कर लिया है और वो है एक सेलेस्टियल सोल और मैं ये आपको देना चाहता हूँ मैजेस्टी। सारे लोग चौंक गए और बोल रहे होते हैं करीबन हजारों सालों में इस सेरेमनी में कोई भी सेलेस्टियल सोल नहीं निकली है। तभी एक पर्सन बोल रहा होता है कि ये सब गलत है, ये तो सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की सोल है। लॉर्ड हेमिंग गुस्से में कह रहे होते हैं बाय हाउ क्या तुम्हें पता भी है कि तुम एम्पायर को डिसीव कर रहे हो और ये एक कैपिटल ऑफेंस है। जाओ जिमो भी बोल रही होती है बाय हाउ क्या तुम पागल हो गए हो, अभी तुम इसी वक्त पीछे हट जाओ। बाय हाउ यानी कि बायजन बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जाओ होंग कह रहा होता है कि जो फाउंडेशन और सेलेस्टियल सोल होती है वो दोनों अलग अलग होती है। मुझे तो लग रहा है कि ये जानबूझकर कर रहा है। बाय हाउ ये एंसेस्ट्रल सेरेमनी तुम्हें यहाँ पर डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए। सारे लोग भी यही बोल रहे होते हैं कि तुम्हें फाउंडेशन सोल को सेलेस्टियल सोल नहीं बोलना चाहिए। तुम तो एम्पायर को डिसीव कर रहे हो, तुम सेरेमनी को खराब कर रहे हो, तुम्हारे इंटेंशन ठीक नहीं है। बादशाह बोल रहा होता है कि सारे लोग इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ मुझे तो लग रहा है कि ये सेलेस्टियल सोल है। लॉर्ड हेमिंग गुस्से में कह रहे होते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अभी भी माफी नहीं मांग रहे हो। ये बोलकर वो अपनी ऑरा का यूज करते हैं बादशाह को नीचे दबाने के लिए। तभी सेलेस्टियल मास्टर ने रोकते और बोल रहे होते हैं कि तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, हमें सुनना चाहिए कि बाय हाउ क्या कहना चाहता है। बादशाह अपने उन्हें बोल रहा होता है कि सेलेस्टियल मास्टर ने पहले इंटरवीन नहीं किया जब तक कि लास्ट मोमेंट नहीं आया, अभी मैं ऑलमोस्ट हट हो ही गया था लॉर्ड हेमिंग के थ्रू। बादशाह कह रहा होता है कि लॉर्ड हेमिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी आंखें आपको धोखा दे रही हैं, मैं एम्पायर को डिसीव नहीं कर रहा। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आपको ग्रेट सेलेस्टियल मास्टर से पूछना चाहिए मेरे हाथ में किस तरीके की सोल है। सारे लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आते बोल रहे होते हैं क्या ये अपनी मौत को ढूंढ रहा है, ये तो बोल रहा है कि सेलेस्टियल मास्टर से पूछना चाहिए। तभी सेलेस्टियल मास्टर बोल देते हैं कि ये एक सेलेस्टियल सोल है
सारे लोग चौंक गए होते और बोल रहे होते हैं कि सेलेस्टियल मास्टर कहना क्या चाहते हैं। बाजन बोल रहा होता है कि अब तुम सबको क्या लगता है कि ये कौन सी सोल है। जाहोंग बोल रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सबको पता है कि बायहाओ झूठ बोल रहा है, फिर भी ग्रेट सेलेस्टियल मास्टर उसकी हेल्प कर रहे हैं। तभी उसकी फैमिली के एल्डर बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि सेलेस्टियल मास्टर बायहाओ का यूज करके हमें फोर्स करें ताकि हमारी पोजीशन को पब्लिकली डिक्लेयर कर सकें। तभी सुशांत बोलती है मैंने ढंग से देख लिया है, अगर ब्रदर बायहाओ बोल रहे हैं तो फिर ये सेलेस्टियल सोल है। जाओ जिमो अपने अपने बोल रही होते हैं कितना अच्छा मूव इस्तेमाल किया है इसने, एक सोल का इस्तेमाल करके इसने सारे कोर्ट ऑफिशियल को चुप करा दिया है। सब लोगों के पसीने छूट रहे होते हैं लेकिन एक एक करके वो सारे बाजन की बात मान जाते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो एक सेलेस्टियल सोल है। बाजन खुश होकर सेलेस्टियल मास्टर की ओर देख रहा होता है, वो याद कर रहा होता है जब वो आखिरी बार मिले होते हैं तो फिर बाजन ने कहा होता है कि अगर हमारी डिक्लेरेशन स्ट्रांग होगी, भले ही चाहे वो झूठ बातें हो, उतना काफी होगा कि हम आर्क एम्पायर की जो सीक्रेटली इकट्ठी की हुई पावर है उसे हम अलग कर सकते हैं और साथ ही में कॉलेप्स भी करा सकते हैं। तभी जाओ जिमो भी नील डाउन होकर बोल देती है कि ये एक सेलेस्टियल सोल है, मैं भी मानती हूँ। ये सब देखकर चैन मिन्या बहुत ज्यादा खुश होती है, बोल रही होती है कि ये मूव वाकई में ब्रिलियंट था। सेलेस्टियल मास्टर हंसने जाते बोल रहे होते हैं कांग्रेचुलेशन योर मैजेस्टी कि आपको एक सेलेस्टियल सोल रिसीव हुई है। आर्क एम्पायर बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, फिर वो खड़े होते बोल रहे होते हैं कि अब ये सेरेमनी कंप्लीट हो गई है तो फिर सारे लोग लौट सकते हैं। ये बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बाजन बोल रहा होता है कि ऐसा नहीं है आर्क एम्पायर कि मैं आपको टारगेट कर रहा हूँ, अगर किसी को ब्लेम करना है तो फिर आपको अपने बेटे को करना चाहिए जो कि मेरी जान चाहता है। सेलेस्टियल मास्टर बोल रहे होते हैं कि बायहाओ ने सोल ऑफर करके बहुत अच्छा काम किया है, इस वजह से मैं उसे नी आर्मी के 3000 हाउस होल्ड को कमांड करने की ग्रांट दे रहा हूँ। ये बोलकर वो उसे टोकन देते हैं और बाजन उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद वो सबको वहां से जाने के लिए बोल देते हैं। बाजन खुश होकर बोल रहा होता है कि इस बार मैंने सेलेस्टियल मास्टर के सामने बहुत ही बड़ा काम किया है और मैंने अपने आप को कोर्ट में दिखा भी दिया है। तभी बाजन के एक पेंडेंट पे एक मैसेज आता है। बाजन बोलता है कि डिसाइबल तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें मैसेज भेजने ही वाला था। तभी बायहाओ बोल रहा होता है कि मुझे बचा लो मास्टर, ये बोलकर उसका मैसेज कट हो जाता है। सुनते ही बाजन उसे ढूंढने के लिए सिटी में जाता है लेकिन बायहाओ उसे नहीं मिलता है। ऐसे ही बाजन कुछ और दिन तक ढूंढता रहता है। फिर एक दिन वो स्ट्रीट में घूम रहा होता है, तभी वहां पर जितने भी लोग होते हैं उसे देखकर डरने लग जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये तो वही है, ये इंस्पेक्शन कमिश्नर यहाँ पर क्या कर रहा है, ये बिना पलक झपकाए किसी को भी मार देता है। बाजन ने अपने पूरे आर्मी के ट्रूप्स को सिटी में लगा दिया होता है ताकि वो बायहाओ को ढूंढ सके। वो सारे पूरी सिटी में फैल जाते हैं और मिलकर ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। इस वजह से बाजन बहुत ज्यादा निराश होता है और बोल रहा होता है कि अभी तक कोई भी खबर नहीं मिली है और ना ही कोई मैजिकल फ्लक्चुएशन का ट्रेस भी मिला है। बायहाओ ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरा अम्ब्रेला ठीक किया है। तभी अचानक से बाजन की नजर एक सोल सर्वेंट पर पड़ती है और वो बिल्कुल बायहाओ की तरह लग रहा होता है। फिर वो भागकर उसके पास जाता है, फिर वो उसे रुकता और देखता है कि वो बायहाओ नहीं होता और वो उन्हें जाने देता है। बाजन बोल रहा होता है कि ये सारी मेरी गलती है। तभी वहां पर चैन मिन्या पहुंचती बोल रही होती है कि अपने आप को ब्लेम मत करो। बाजन पूछ रहा होता है क्या तुम्हें कुछ मिला, चैन मिन्या मना कर देती है। फिर वहां पर जाओ जिमो पहुंच जाती है और कह रही होती है कि इंपेरियल सिटी में ये सब करना फ्लॉलेसली। इसका आंसर ऑब्वियस है, ये किसी ऐसे ने किया। दूसरी ओर सेलेस्टियल मास्टर के पैलेस में 4 एल्डर आए हुए होते हैं तो फिर जो चैन फैमिली के एल्डर होते हैं वो सेलेस्टियल मास्टर से बोल रहे होते हैं मैंने कई सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई है, मुझे पता लगा है कि स्काई रिवर आइलैंड में जो सेलेस्टियल है वो वंस इन अ मिलेनियम बैटल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तभी बाजन वहां पर पहुंच जाता है। एल्डर बोल रहे होते हैं कि ये मैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी वहां पर बाजन पहुंच जाता है, उन्हें बीच में टोक देता है। बाजन बोल रहा होता है कि मुझे कुछ अर्जेंट रिपोर्ट देनी है। ये सुनते ही सेलेस्टियल मास्टर से रोक देते हैं और फिर वो एल्डर से बोल रहे होते हैं कि तुम कंटिन्यू करो। एल्डर कह रहे होते हैं कि हमें बहुत सारे सोल कल्टिवेटर और सोल मास्टर को डिस्पैच करना चाहिए ताकि हम फ्रंट लाइन को गार्ड कर सकें, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में सोल मेडिसिन और रिसोर्सेज चाहिए ताकि हम मिलिट्री के एक्सपेंस को सपोर्ट कर सकें। इसके बाद सेलेस्टियल मास्टर बाजन से बोल रहे होते हैं कि तुम अभी आए थे, तुम बहुत ज़्यादा परेशानी में लग रहे थे, क्या कोई बात तुम्हें मुझे बतानी है? क्या इंस्पेक्शन ऑफिस ने कोई नए एविडेंस इकट्ठा किए हैं अभी? ये सुनते ही चारों एल्डर थोड़े से परेशान हो जाते हैं। फिर बाजन बोल रहा होता है कि ये बात इंस्पेक्शन ऑफिस के बारे में नहीं है। तभी सेलेस्टियल मास्टर कह रहे होते हैं तो फिर तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर बाजन चौंक गया होता है और अपने मन में बोल रहा होता है कि ये किस टाइप का एटीट्यूड दिखा रहा है ये। फिर वो एल्डर चेन हाउसंग से बोल रहे होते हैं कि तुम कंटिन्यू करो। एल्डर चेन हाउसंग बोल रहे होते हैं कि हमें 8 बिलियन सोल मेडिसिन, वो भी अलग अलग तरीके की कल्टीवेशन और फॉर्मेशन मटेरियल, और करीबन इसके मिलियन सेट रिक्वायर्ड होंगे हमें। बाजन अपने मन में बोल रहा होता है कि अगर मैं इस करंट ट्रबल को सॉल्व नहीं कर सका तो कुछ भी चीज नेगोशिएबल नहीं होगी। अगर एक बार मैंने अपनी कमिश्नर के तौर पर जो वैल्यू उसे खो दिया तो फिर जो बायहाओ को लेकर गए वो और ज्यादा रेकलेस हो जाएंगे। चैन हाउसंग सेलेस्टियल मास्टर से रिक्वेस्ट करे होते हैं कि वो इन सारे फंड को अप्रूव कर दें ताकि वो पर्सनली खुद वहां पर जाकर नजर रखें। सारे एल्डर भी उनकी बात में हामी भर रहे होते हैं। बाजन अपने मन में बोल रहा होता है कि ये सारे मिलके सेलेस्टियल मास्टर को थ्रेटन कर रहे हैं। अगर मैं इस मैटर में हेल्प कर सका तो फिर मेरे पास राइट होगा वो चीज एक्सचेंज करने के लिए जो मैं चाहता हूँ। सेलेस्टियल मास्टर अप्रूव करने जा रहे होते हैं तभी बाजन उन्हें रोक देता है और बोल रहा होता है कि मुझे कुछ कहना है। चैन हाउसंग गुस्से में बोल रहा होता है कि जब तुम्हें मौका मिला तब तुमने कुछ बोला नहीं, अब तुम बोलना चाहते हो। सेलेस्टियल मास्टर कह रहे होते हैं कि ठीक है तुम बोल सकते हो, लेकिन मैं यही आशा करता हूँ कि इस बार कमिश्नर जो भी तुम बात करो वो टू द पॉइंट हो। बाजन बोल रहा होता है कि एज अ इंपीरियल इंस्पेक्शन कमिश्नर मैं सबको बताना चाहता हूँ कि वॉर से पहले हमें अपने होम फ्रंट को सिक्योर करना चाहिए।
और हमें जायंट गोस्ट सिटी के बारे में नहीं भूलना है, जो सबसे बड़ा हिडन डेंजर छुपा हुआ है आर्क एम्पायर डायनेस्टी में, और वो है उन लोगों से जो कि हजारों सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। उन सबकी इल इंटेंशन है। इस वजह से मैं चाहता हूँ इम्प्लीमेंट करना एक प्रोग्राम या फिर सिस्टम जिसका नाम है बेनेवोलेंस एडिक्ट। एल्डर बोल रहे होते हैं कि ये कौन सी एडिक्ट है, क्या तुम नॉनसेंस बातें कर रहे हो। बाजन बता रहा होता है कि इस एक्ट में जो भी नोबल फैमिली की टेरिटरी है उन्हें बिस्टो किया जाएगा, उनके सारे बच्चों को, और एज अ एक्ट काम करेगा ये बेनेवोलेंस का। पावर को डिवाइड और वीक करके ब्रेक कर सकते हैं और हम पावर को सेंट्रलाइज कर सकते हैं। इस बात के लिए सेलेस्टियल मास्टर अप्रूव कर देते हैं और उन्हें वहां से भेज देते हैं। बाहर पहुंचकर चेन हाओशंग बोल रहा होता है कि तुम्हारी ये पॉइजन स्कीम काम नहीं आएगी, तुम बेनेवोलेंस एडिक्ट का यूज करके तुम सेलेस्टियल मास्टर की हेल्प करो ताकि तुम हमारी पावर को वीक कर सको। लेकिन जितने भी नोबल हैं वाइल्ड लैंड में जिनकी जनरेशन चलती आ रही है, इसके बाद वो तुम्हें नफरत करने वाला है, यहाँ तक कि शायद वो तुम्हें मार भी सकते हैं। बाजन कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है। अगले दिन बाजन सिटी में जाता है और वहां पर एडिक्ट को अप्लाई कर रहा होता है और सबको बता रहा होता है कि जितनी भी सोल है उन सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। आज से जितनी भी फैमिली है वाइल्ड लैंड में, भले उनकी एज या फिर लेजिटिमेसी कोई भी हो, भले ही वो परिवार का लेजिटमेट चाइल्ड ना हो, फिर भी उसके पास हक होगा कि वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सके। जिन्हें इतने सालों से परेशान किया जा रहा है आज उन्हें इक्वली राइट मिल रहा है। मैं ये एडिक्ट लागू कर रहा हूँ, मैं तुम सबको मौका दे रहा हूँ। तुम सबको अपनी फैमिली के बारे में मुझे सारी बातें बतानी होगी, कितनी एसेट है और कितने रिसोर्सेज हैं, प्राइवेट आर्मी और जितनी भी एक्टिविटी और फॉर्मेशन है सब कुछ बताना होगा मुझे। जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा उन्हें उतना ही बड़ा लार्ज शेयर मिलेगा। सारे लोग उनकी बात मानने लग जाते हैं और उन्हें एक एक करके खबरें पहुंचा रहे होते हैं। तभी कुछ कल्टीवेटर बता रहे होते हैं कि हमने म्याओ फैमिली और जाओ फैमिली के मेंबर्स को आपस में बात करते हुए देखा है किसी बारे में। ये सुनते ही बायजोन समझ जाता है कि ये सब किसका किया धरा है। जाओ होंग अपने पैलेस में होता है, तभी उसे पता चलता है कि बाय हाउ यानी कि बायजोन ने पूरे सिटी में बेनेवोलेंस एडिक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया है। यहाँ तक कि वो लोगों से मिलके उनके फैमिली के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो निकलवा रहा है। जाओ होंग बोल रहा होता है कि वो ये सब गलत करा है क्योंकि ये सब करके वो अपने सोल सर्वेंट को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पर एक कल्टीवेटर बैठे और बोल रहे होते हैं कि अगर उसने हमें ढूंढ लिया तो फिर वो हमारी फैमिली को ही बर्बाद कर देगा। जाहोंग बोल रहा होता है कि आप चिंता मत करो, जो मार्कस टावर है वो आर्क एम्पायर सिटी के डिफेंस मैकेनिज्म का एक्सटेंशन है। उसे सिर्फ सेलेस्टियल लेवल या फिर उससे जो अबव के कल्टीवेटर हैं वही ब्रेक कर सकते हैं। भले ही बाय हाउ से ढूंढ ले फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर मार्कस टावर में म्याओ लिनर और उसके फादर ने बाय हाउ को कैद कर रखा होता है। फादर बोल रहे होते हैं कि वाकई में बहुत ज्यादा जिद्दी है, इतने दिनों से हम सोल सर्च और बर्निंग कर रहे हैं फिर भी ये कुछ भी नहीं बोल रहा है। तभी मिया लेनर अपने फादर को बता रही होती है कि पूरे सिटी में बेनेवोलेंस एडिक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और मुझे लगता है कि उसे हमारे बारे में क्लू भी मिल गए होंगे। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो फिर उसके फादर बोल रहे होते हैं कि उसके आने से पहले हमें इसकी कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। वैसे भी इस सोल में बहुत ज़्यादा हाई इंटेलिजेंस है, ये बिल्कुल परफेक्ट है 18 कलर फायर को रिफाइन करने के लिए। बादशाह तेजी से टावर की ओर ज्यादातर बोल रहा होता है कि भाई तुम मेरा वेट करो बस। इधर टावर में बायहाउ बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर डिसिपेट नहीं हो सकता हूँ, मैंने अपना फायर चार्ट कंप्लीट नहीं करा और मैंने मास्टर को सेलेस्टर मास्टर बनते हुए नहीं देखा है। तभी बादशाह टावर के पास पहुंच जाता है, फिर वो अपने सारे टूल मिलकर अटैक करने जा रहा था टावर पर। तभी चारों ओर से शील्ड आते हैं क्योंकि वहां पर जाओ फैमिली और म्याओ फैमिली के कुछ कल्टीवेटर होते हैं। लेकिन कोशिश करने के बाद वो सारे ट्रूप्स मिलकर उस शील्ड को ब्रेक कर देते हैं और वो एक एक करके उन सारे कल्टीवेटर को मार रहे होते हैं। बादशाह टावर के ऊपर पहुंच जाता है और अपनी एम्पायर फिस्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। फिर बादशाह बोल रहा होता है कि ये टावर वाकई में इंप्रेसिव है क्योंकि मुझे इसे ब्रेक करने के लिए अपनी डबल फिस्ट पावर का यूज करना पड़ेगा। ये बोलकर वो डबल फिस्ट का यूज करता है और टावर को ब्रेक कर देता है। फिर वो टावर के अंदर तेजी से जा रहा होता है और म्याओ लिनार के फादर उसे देख लेते हैं। फादर शॉक में तो कह रहे होते हैं कि इसने वाकई में मार्कस टावर को ब्रेक कर दिया। फिर उन लिनार से बोलते हैं कि यहाँ से भाग जाओ, वो सिर्फ सोल सर्वेंट को चाहता है, मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करूंगा। ये बोलकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। म्याओ लिनार के फादर का पीछा कर रहा होता है, तभी म्याओ लिनार बीच में पॉइजनस गैस को स्प्रेड कर देती है और अपनी पावर का यूज करी होती है ताकि वो बादशाह को रोक सके। तभी बादशाह उन सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करता है और लिनार पे अटैक कर देता है। ये देखकर लिनार के फादर रुक जाते हैं और वो उसे ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक एक करके जो सोल्जर होते हैं वो सारे अटैक करने लग जाते हैं फादर पर, लेकिन वो उसके फादर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। तभी वहां पर सेलेस्टियल लेवल का सोल्जर पहुंच जाता है और वो म्याओ लिनार के फादर को जमीन पे गिरा देता है। फिर बादशाह सामने आता है, उसके कैद में म्याओ लिनार होती है। बादशाह बोल रहा होता है उसके फादर से कि अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो, तो फिर तुम चुपचाप मेरे सोल सर्वेंट को लौटा दो। लिनार मना करते और कह रही होती है कि फादर हम इसे सोल सर्वेंट नहीं दे सकते हैं, सिर्फ सोल सर्वेंट के थ्रू ही हम यहाँ से भाग सकते हैं। अगर हमने उसे ये दे दिया तो फिर हमें से कोई भी नहीं बचेगा और वैसे भी म्याओ फैमिली किसी एक म्याओ लिनार को मिस नहीं करेगी, लेकिन ये आपको नहीं खो सकती क्योंकि आप क्लैन लीडर हो। ये सुनकर बादशाह थोड़ा सा मुस्कुराता है। फिर वो म्याओ लिनार को छोड़ता है, बोल रहा होता है क्लैन लीडर, अगर मैंने तुम्हारे पूरे क्लैन को मार दिया तो फिर तुम्हारा क्लैन लीडर किस काम का रहेगा। ये बोलकर वो एक सोल पेंडेंट बाहर निकालता है और उसके थ्रू ने दिखा रहा होता है कि उसने उनकी पूरे म्याओ क्लैन को कब्जे में कर लिया होता है। उस मैसेज में जाओ शिंग बोल रहा होता है कि म्याओ क्लैन के जो मेंबर थे वो भागने की कोशिश कर रहे थे अलग अलग होकर, लेकिन मैंने सबको पकड़ लिया है, बस हम आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं।
बाय जोजन म्याओ लैंड के फादर से बोल रहा होता है कि मैं आखिरी बार बोलूंगा कि तुम मेरे सोल सर्वेंट को रिलीज कर दो, नहीं तो तुम्हारा म्याओ क्लैन भी तुम्हारे साथ मारा जाएगा यहीं पर, और उसकी वाइल्ड लैंड में कोई भी लेगेसी नहीं बचेगी। तुम्हारे पास 5 ब्रेथ का टाइम है, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो फिर म्याओ फैमिली की जो ब्लड लाइन है वो यहीं पर खत्म हो जाएगी। जो मैंने कहा है वो मैं करूंगा, ये बोलकर वो 5 का काउंटिंग करने लग जाता है। बाय जोजन काउंटिंग स्टार्ट करता है 5 4 3। तब तक जो उसके ट्रूप्स होते हैं वो सारे अपनी स्वॉर्ड निकाल लेते हैं, और जैसे ही वो उस वन तक पहुंचता है तभी म्याओ लेनर के फादर उसे रोक देते हैं और उसे बाय हाउ लौटा देते हैं। बाय जोजन बाय हाउ को देखता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। फिर वो उससे बोल रहा होता है कि तुमने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है तो फिर तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। ये बोलकर वो उसे वहां से भेज देता है। उसके जाने के बाद बाय जोजन म्याओ लेनर के फादर से बोल रहा होता है कि तुम अपने क्लैन को नहीं छोड़ सकते हो और मैं अपने सोल सर्वेंट को नहीं छोड़ सकता। फादर बोल रहे होते हैं, क्या तुम्हें पता है कि तुमने मार्कस टावर को डिस्ट्रॉय किया है और एक सेलेस्टियल मार्कस को फोर्स कर रहे हो कि उसकी मौत हो जाए, और यहाँ तक कि तुमने पूरी सिटी में बेनोवोलेंस एडिक्ट को इम्प्लीमेंट भी कर दिया है, जिससे कि जो एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम है वो कोलैप्स होने वाला है। अब पूरे इस वाइल्ड लैंड में जितने भी नोबल फैमिली है वो सब तुम्हें मारना चाहती है। तुम ऐसा सोच रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास सेलेस्टियल मास्टर का साथ है तो फिर तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी अच्छी एंडिंग नहीं होगी, तुम बहुत जल्द मारे जाओगे। बायजन हंसकर बोलता है, तो फिर क्या हो गया। उसके बाद वो ऑर्डर देता है और उन दोनों को डेविल प्रिजन में भेज देता है। रात को जाहो एक कल्टीवेटर के साथ टावर के पास जाता है और बोल रहा होता है कि हमारा ओरिजिनल प्लान था कि हमें उसकी वीकनेस ढूंढनी थी, भले ही ये अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन जितनी भी उसने ट्रबल क्रिएट की और ये सब जो भी किया है इससे उसकी मौत जरूर होकर रहेगी। अब जो हमारा अगला स्टेप है वो सिर्फ जीत के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगले मूव में ही हमारी की छुपी है। इधर चैन हाउसंग के पैलेस के बाहर एक मीटिंग होती है और वहां पर पूरे नोबल फैमिली के बहुत सारे एल्डर आए हुए होते हैं। वो सारे कह रहे होते हैं कि हम ये सब नहीं सह सकते हैं, ये बाय हाउ दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होता जा रहा है। चैन हाउसंग कह रहा होता है कि जो ये मीटिंग बुलाई गई है वो इसी मैटर पर डिस्कशन करने के लिए बुलाई गई है। जो इंस्पेक्शन कमिश्नर बाय हाउ वो बहुत ज्यादा लॉलेस और अनरिस्ट्रेंड है। हम सबके पास राइट है कि हम उसे एग्जीक्यूट कर सकें। अब टाइम आ गया कि हम सबको मिलकर साथ में काम करना होगा और जो हमारी डायनेस्टी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है उसे एलिमिनेट करना होगा। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।